आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट मैक्सवेल हिस्टोरिक डबल 100 अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड पता लगाएंगे कि एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट वाला इंसिडेंट सही था या नहीं। उसके बाद एक कंट्रोवर्शियल चीज डिस्कस करेंगे कि क्या टीवी ब्रॉडकास्टर्स विराट कोहली को यूज करके इनडायरेक्टली इंडियन टीम का कल्चर खराब कर रहे हैं। एंड लास्टली यूसीएल में बात करेंगे अबाउट बार्सा वर्सेस शख्तार, मैन सिटी वर्सेस यंग बॉयज एंड एसी मिलान वर्सेस पीएसजी। सो लेट्स बिगिन। तो यार आज का पॉडकास्ट ना काफी हिस्टोरिक चीजों को डिस्कस करने वाला है। कुछ हिस्टोरिक भी होंगे और कुछ काफी कंट्रोवर्शियल भी होने वाली है, जो कि थोड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन पे भी शायद बेस्ड हो सकती है। राइट। चाहे वो क्रिकेट की बात कर ले, एंजेलो मैथ्यूज का डिसमिसल हो, मैक्सवेल की डबल 100 हो, एक विराट कोहली के ऊपर भी हमने एक स्पेशल सेगमेंट डिसाइड करा बनाने का, जो कि थोड़ा एक रैंडम टॉपिक है बट इट इज जस्ट आवर ऑब्जर्वेशन। तो आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी अ गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन। और बाकी फिर यूसीएल तो आ ही गया, Right. बारसा की हिस्टोरिक लॉस ले लो, पीएसजी भी भाई हार गई है सरप्राइजिंगली, घर पे हार गई है। घर पे नहीं, अभी मैच था। अच्छा अवे AC मैच मिलान में सॉरी, था। एंड सिटी तो चलो जीतना ही था, वो तो पता ही था। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले मैक्सवेल की डबल 100 से। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। पता तो चल रहा होगा आवाज से, आवाज से पता चल रहा होगा, तो थोड़ी खांसी जुकाम की आवाज है, तो प्लीज स्पेयर अस फॉर दिस एपिसोड। बट हाँ, लेट्स स्टार्ट विद मैक्सवेल डबल 100। भाई पहली बात तो मुंबई में मैच था, अफगानिस्तान जो है बैटिंग कर रही थी पहले, एंड इट कुड नॉट हैव बीन बेटर। 290 रन कुछ बना देते हैं ये लोग। आइडियली एक बेटर बॉल बैटिंग क्वालिटी की टीम को आप एक्सपेक्ट करोगे कि 300 350 बनाए वानखेड़े पे, बट गिवन देयर रिसोर्सेज आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी अच्छा बैटिंग करा। राइट। एक क्वेश्चन रहेगा जो शायद एंड में खल सकता है, वही फिर से कि इब्राहिम ने, जो कि नॉट आउट रहा, 100 भी मारी उसने, बहुत अच्छी इनिंग्स थी बाय द वे। बट वो जो हमने स्ट्राइक रेट वाली जो चीज क्वेश्चन करी है ओवर दी द प्रोग्रेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, वो एक बार फिर से क्या वो हर्ट करी होगी? यार मुझे लगता है करेगी, बट इट्स नॉट राइट फॉर अस टू एक्सपेक्ट समथिंग मच मोर इस टाइम पे अभी, क्योंकि हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये तो ये देखा है एंड दिस हैज बीन देयर वीकनेस। इट्स नॉट लाइक कि बाकी जो बैट्समैन है वो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक कि टोटल और छोटा होता अगर राशिद खान के एंड में वो कुछ उसने 18 बॉल 35 रन मार देते हैं, अगर वो मार दिया तो थोड़ा एक्सटेंड कर गया टारगेट, ऑलराउंडर ही बन गया वो। हाँ एग्जैक्टली। बट आई थिंक इस टाइम पे उतना ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। वही और मतलब स्टार्क वगैरह की तो फिर से पिटाई करी है भाई इन लोगों ने। राइट। तो मतलब 70 कुछ रन खाए उसने अपने 10 ओवर में और एक ही विकेट लिया है, और ओवरऑल से 5 ही विकेट गिरे थे। हाँ आई थिंक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान से, राइट। और एक ऐसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट जो कि वर्ल्ड चैंपियन इतनी बार रह चुके हैं, आई थिंक काफी कमेंडेबल था। बट व्हाट वाज इवन बेटर वाज कि जो इन लोगों ने पहले के, तो मान लो कि 100 रन देके जो पहले के बॉलिंग करी है, उसके बाद तो कुछ और ही हुआ है। राइट। जिस तरीके से इन लोगों ने अटैक करा है स्टार्टिंग से ही, बी इट ऑन ट्रैविस हेड, ऑन डेविड वार्नर और एफएम मिचेल मार्श, कहीं से भी बैकफुट पे नहीं लग रही थी टीम, बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था कि गेम जीतने के लिए आए हैं। और अपेरेंटली एक पेप टॉक भी दी गई थी सचिन तेंदुलकर के द्वारा अफगानिस्तान को। हाँ, ओ मैच से भाई पहले साहब, उसको बुलाया था शायद, वानखेड़े में, तो वहीं पे होगा आसपास। तो इट काइंड ऑफ वाज शोइंग कि भाई पेप टॉक हुई है, काफी मोटिवेटेड है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान आज जीत जाती, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती कि टॉप 4 में फिनिश हाँ राइट। बट क्योंकि अब हार गए तो अब एकदम से वो हेवायर हो गया दोबारा, क्योंकि उनकी नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से ज्यादा दोनों से बेकार कम है। हाँ तो एकदम से वो उल्टा हो गया सिचुएशन। बट जो स्टार्टिंग इन लोगों ने 6-7 विकेट लिए, स्टार्टिंग क्या मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे 6-7 विकेट। तो मतलब क्या बॉलिंग करी है यार। आई वुड नॉट एग्जैक्टली ब्लेम द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस तुम स्टॉइनिस का नाम ले सकते हो जिसने विकेट थ्रो कर दिया अपना। उसके अलावा काफी लोगों ने काफी अच्छी बॉल पे भी आउट हुए, ऐसा नहीं है कि विकेट थ्रो करा इन लोगों ने। तो इट वॉज द ब्रिलियंस ऑफ द अफगानी बॉलर्स फॉर मी, जो कि स्टैंड आउट कर रही थी। एंड बाय द टाइम दे वर 91 for 7, इट वॉज काइंड ऑफ अज्यूम्ड कि अब तो जीतना ही है, गेम खत्म था। कम से कम 100-150 रन के मार्जिन से तो जीतना ही है। और अगर 100-150 रन के मार्जिन से जीत जाते तो उनकी नेट रन रेट पे कितना फर्क पड़ता है भाई, तुम ये सोचो। राइट। टू द पॉइंट कि अगर शायद अपना आखिरी मैच लोग हारते भी साउथ अफ्रीका से, शायद तब भी क्वालिफाई कर जाते हैं, बिकॉज नेट रन रेट इतनी अच्छी हो जाती। राइट। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें फॉर मैक्सवेल, आते ही पहली बॉल, एक तो जो उससे पहली बॉल खेली थी वो हैट्रिक बॉल थी, और उस पर वो अपील भी कर ली थी डीआरएस वगैरह की, बट बॉल कैरी नहीं करी थी विकेट कीपर तक। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि 2-3 चांसेस बन रहे थे मैक्सवेल के आउट होने के, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। राइट। फिर राशिद खान ने उसको एलबीडब्ल्यू कर भी दिया था, बट डीआरएस ले लिया, एंड वो अल्टीमेटली दिखाया कि बॉल ऊपर जा रही है, जो कि मैक्सवेल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो समहाउ सरवाइव कर गया, ठीक है। और उसके जस्ट बाद उसे फाइन लेग पे कैच दिया मुजीब को, जब शायद 34 रन पे था वो, सिर्फ 39 बॉल्स खेल के 34 रन पे था। स्ट्राइक रेट उस टाइम पे उसकी 80 समथिंग कुछ की थी।
एंड मुजीब ने ऐसा लड्डू कैच छोड़ा है भाई, एकदम लड्डू. ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम आफ्टर दैट कैच. राइट. और उसके बाद आई थिंक एक मेंटल स्विच आया था मैक्सवेल के दिमाग में कि भाई दूसरे एंड से तो चलो कमिंस ही बचा है, उसके बाद तो कोई है नहीं. अगर मैं इतना मतलब ससेप्टेबल हूँ आउट होने के लिए, तो माइट एज वेल गो आउट हिटिंग. एंड उसके बाद से ना उसने वो फियरलेस हिटिंग शुरू जो करी है, ही नेवर लुक्ड बैक. राइट. कमिंस का भी मैं ज्यादा तारीफ करूंगा बिकॉज यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं एक्चुअली कमेंट्स पे. भाई सिर्फ 12 रन मारे नॉट आउट, लेकिन 68 बॉल्स खेली है भाई. प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स थी एंड वन ऑफ द बेटर सपोर्टिंग इनिंग्स इन एन ओडीआई गेम फॉर श्योर. Right. जिस तरीके से उसने सपोर्ट करके कॉन्फिडेंस दिया मैक्सवेल को कि चल तुझे जो खेलना है तू खेल, मैं एक एंड से आउट नहीं होने वाला, उसकी टेंशन मत लियो तू. वो आई थिंक बहुत कमेंडेबल था बिकॉज कमिंस का भी एक जो नेचुरल तरीका है बैटिंग करने का वो थोड़ा अग्रेसिव ही होता है. हाँ राइट. हिटिंग पावर हिटिंग पे बेस्ड है, तो आउट ऑफ कैरेक्टर वैसा खेलना बहुत बड़ी बात थी यार. बट लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट मैक्सवेल्स डबल 100. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? भाई मतलब क्या ही कहें, 91 for 7 अगर टीम होती है उस टाइम पे तो मेरे को लेजिट ही लग रहा था कि अगले 5-6 ओवर में मैच खत्म है. एंड ईजिली मतलब 150 भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि ये लोग 120-130 के अंदर निपटने वाले हैं आराम से, बहुत ईजिली. बस वही था कि एक मैक्सवेल बचा हुआ है, अगर इसको आउट कर दिया तो बहुत आराम से निपटेंगे. बट उस मोमेंट पे अगर आप मान लो हिटिंग स्टार्ट कर भी रहे हो, उस टाइम पे भी यू हैव टू हिट दैट एग्जैक्ट स्पॉट कि मैं आउट भी नहीं होना चाहिए जिसके काफ़ी चांसेस बने थे, एंड एट द सेम टाइम मुझे रन बनाने भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैच खत्म भी हुआ तो भी 4 बार ओवर बचे हुए थे. दैट मीन्स कि वेल विद इन टाइम उसने फिनिश की अपनी पूरी इनिंग्स. अब पता मैं ये बोलने वाला था कि आई वंडर अगर उसको वो 3-4 ओवर खेलने को मिले होते तो क्या वो 240-250 भी बना दिया होता. हाँ राइट. नहीं, क्योंकि एंड आते तक तो ऐसा लग रहा था ना कि जो भी मार रहा है वो चौका छक्का ही जाने वाला है. कुछ ऐसा सा था कि उसने अराउंड 144 रन सिर्फ चौको छक्कों से ही मारे हैं. हाँ 10 छक्के मारे और कुछ 21 चौके मारे, 21 बाउंड्रीज मारी है. और यार जो एक्सेलरेशन उसने दिखाया है, बिकॉज जब वो कैच ड्रॉप हुआ था तब 34 ऑफ 39 बॉल्स था, उसके बाद से वो 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेला थ्रू आउट हिज इनिंग्स, और काफी रिस्क भी लिए हैं. बट वो जब वो कैच छूटा उसके बाद से हार्डली कोई ऐसा मौका था जहाँ पे वो आउट होता. राइट. एंड ही वाज टेकिंग मच मोर रिस्क देन एवर बिफोर. हाँ. और मतलब एक जो क्वेश्चन आएगा वो ये कि क्या ये ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स एवर है, ग्रेटेस्ट इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस फॉर्मेट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एक तो आई थिंक यहाँ पे एक जो मेरे दिमाग में राइट नाउ जो भी एक कंटेंडर आता है दिमाग में, वो है जो इससे पहले तक प्रॉब्लम मानते थे, स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स, जो कपिल देव की इनिंग्स थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे 175. उस टाइम पे भी कुछ 19 for 5 हो गई थी टीम, और उस वक्त कपिल देव आते हैं अल्टीमेटली 175 मारते हैं, तो 200 और अगर हार जाते तो इंडिया बाहर हो जाती है. राइट. अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीत जाते हैं. तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से वर्ल्ड कप जीत जाती है तो आई एम श्योर की इनिंग्स मतलब वैसे भी याद रखेंगे, बट इवन मोर सेलिब्रेट करी जाएगी इस इनिंग्स में. क्योंकि अगर यहाँ पे हार जाती तो कुछ ना कुछ थोड़ी स्केप्टिकल हो जाती कि क्या थर्ड पे फिनिश करने वाले हैं, करें फोर्थ पे फिनिश करने वाले हैं, क्या पता क्वालिफाई ना करें. तो आई थिंक कि वहाँ पे थोड़ी बात अटक जाती. एंड अगेन एकदम अगेंस्ट दी ऑड्स आई है ये इनिंग्स. सेम गोस फॉर कपिल देव. प्रॉब्ली ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे इंडिया का हाल इतना गंदा था इन क्रिकेट, एंड लिटरली नोबडी एक्सपेक्टेड कि इंडिया आगे जाने भी वाली है सेमीफाइनल्स में. उस वक्त चली जाती तो बहुत ही बड़ी बात होती, जो कि अल्टीमेटली जाती है. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आई वुड से प्रॉब्ली वॉज इन अ बेटर पोजिशन. 2 ही मैच हारे स्टार्टिंग के, उसके बाद से दे हैव शोन देयर परफॉर्मेंसेस एंड काफ़ी डोमिनेंटली जीते हैं, काफ़ी कन्विंसिंगली जीते हैं. एक ये पॉइंट आएगा आई थिंक कपिल देव के फेवर में. एक प्रॉब्लम हम लोग थोड़ी कंडीशन सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि अनकवर्ड पिचेस होती थी उस टाइम पे. यहाँ पे थोड़ा बेटर यहाँ पे सिचुएशंस मिल रही हैं उससे, कंडीशंस में खेल रहा है. तो आई गेट वाई लोग कहेंगे कि मैक्सवेल की इनिंग्स गोटेड इनिंग्स है, एंड आई थिंक शायद होगी भी, क्योंकि सचिन और सहवाग दोनों ने कह दिया. इनफैक्ट माइकल वॉन और काफी लोगों ने भी कह दिया. हाँ. प्लस जिस तरीके से खेला भी है ना, वो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है उस इनिंग्स में, स्पेशली जब उसको बाद में क्रैम्स हो जाते हैं और फिर क्रैम्स के बाद वो बंदा हिल नहीं सकता, वो खड़े खड़े छक्का मार रहा है. एंड द पॉइंट दैट आई नोटिस इज कि खड़े खड़े में भी उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे. वो लिटरली एग्जैक्ट बस पावर हिटिंग कर रहा था. एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट पॉइंट है इस इनिंग्स का वो यही है कि इसको मिडवे थ्रू हिज इनिंग्स क्रैम्प आने शुरू हो गए थे. अपेरेंटली दोनों हैमस्ट्रिंग्स में क्रैम्प आए हुए थे. लेटा हुआ था वही ऐसे करके. एक मोमेंट आया था जब उसने ना थोड़ा क्विक सिंगल बेस्ड ऑन कि उसके क्या इंजरी, उसके हिसाब से क्विक सिंगल लेने का ट्राई किया था.
और नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंचते पहुंचते गिरा एकदम से और छटपटा रहा था लिटरली, दर्द में छटपटा रहा था भाई। राइट। और मुझे लगा था कि उस टाइम पे ना तुरंत से वो फिजियो आ गया और वो एकदम से ब्रेक हो गया, वो एड वर्ड आने शुरू हो गए थे और 3-4 मिनट तक ऐड आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था शायद पॉसिबिलिटी है कि इसको अब रिटायर्ड हर्ट होना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज एज पर द मॉडर्न लॉज ऑफ द गेम आपको बाय रनर रखना अलाउड ही नहीं है। बट द परसिवरेंस ऑफ दैट गाय कि मैं खेलूंगा कोई बात नहीं, और उस टाइम पे भी कोई बहुत ज्यादा चांस नहीं था उसका अगर चाहता तो मतलब आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अफगानिस्तान के लिए रही है इस इनिंग्स में, वो इनएक्सपीरियंस जो होता है ना, वो दिख गया बड़े स्टेज का। क्योंकि अगर आप मैक्सवेल को आउट नहीं कर पा रहे हो, पहली बात तो आउट कर देना चाहिए था, इजी कैचेस थे। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू अटैक फ्रॉम द अदर एंड। कमिंस को आउट करो, उसका वो अपना जैम्पा आता है, हेजलवुड आते, आराम से आउट हो जाते। बट वो लोग उसको भी आउट नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि कमिंस की जो इनिंग्स है उसका बहुत बड़ा हाथ है कि ग्लेन मैक्सवेल इस तरीके से खेल पाया जिसमें वो 200 मार दी इवेंचुअली। और मुझे लगा था काइंड ऑफ ना कोहली टाइप की सिचुएशन हो रही थी एंड में कि वो 20-25 रन टीम को ही चाहिए और इसको भी 20-25 रन चाहिए। मुझे भी लग रहा था। बट इससे जो फिर वो लास्ट ओवर में जो मुजीब का जो ओवर था, एकदम से भाई 2 छक्के कुछ ऐसे करके मार दिया। राइट। एंड एज यू सेड कि जब क्रैम्प्स आए, सबसे बड़ा स्टैंड आउट फीचर इस इनिंग्स का ये भी है, एक कहते हैं ना कि आप कूद के छक्का नहीं मार, स्टेप आउट करके छक्का नहीं मार सकते स्पिनर्स को, ठीक है। एंड मैक्सवेल उस टाइप का बंदा है जिसको अपनी फीट यूज करना बहुत पसंद है, वो स्विच हिट मारता है, इधर उधर घूमता रहता है, 360 डिग्री प्लेयर है वो। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए फीट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम स्काई के साथ देखते हैं, लेट के पीछे छक्का मार दिया, डिविलियर्स के साथ देखते थे। अगर आपका सबसे बड़ा एसेट आपसे छीन लिया गया यहाँ पे, फिर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो? प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हाई और एंड कोऑर्डिनेशन, हाई और एंड क्या बोल रहा हूँ, हाई एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जैसे कि तुमने कहा, होता ना आप स्टेप आउट नहीं कर पा रहे लेकिन आप एटलीस्ट अपनी क्रीज में खड़े होकर फ्रंट फुट और बैक फुट पे वेट शिफ्ट कर पा रहे हो, वो भी नहीं कर रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो बैट्समैन का स्टांस होता है नॉर्मल, जो ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा आप लीन फॉरवर्ड कर रहे हो एंड बैट थोड़ा सा बैक लिफ्ट आपकी थोड़ी सी प्रिपेयर्ड है, वो भी नहीं था भाई। वो लिटरली सीधा खड़ा हुआ था और बैट ऐसे हाथ में लेके घूम रहा था। ऐसा होता है ना कि वो धोबी मारने वाला है, उस टाइप का कि अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। इवन रिवर्स स्वीप पे उसने कुछ ऐसे ही मारा है, खड़े खड़े बस बैट घुमा दिया, वो भी छक्के पीछे पीछे। तो सबसे बड़ी बात मुझे वही लगी थी कि पेसर्स पे उसने जो स्विच हिट मारा है, जो मतलब ग्रिप चेंज करके उल्टा मार दो, फाइन लेग के थर्ड मैन के ऊपर से मार, राइट। और उसमें भी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है, एकदम खड़ा हुआ रैंडमली वो कि भाई अब जो होगा देखी जाएगी, आउट कर सकते हैं तो कर दो। और उसके बाद भी ही हैड द ऑडेसिटी टू चेंज हिज ग्रिप, लेफ्टी खेलकर छक्का मार दिया। दिस वाज प्योर एंटरटेनमेंट भाई। और ये सारे फैक्टर्स ना, चाहे वो द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व हो, कितना टफ सिचुएशन थी, दूसरे एंड पे विकेट्स नहीं बचे हुए थे, उसको क्रैम्प्स आ गए थे, जिस लेवल के शॉट्स मारे उसने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने बॉडी के बेसिस पे बात करें तो, ये सारे रीजंस ऐड ऑन करते हैं कि क्यों ये ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स एवर हो सकती है। जो कपिल देव के अगेंस्ट भी एक चीज हो जाएगी, वो ये जाएगी कि वो इनिंग्स किसी ने देखी ही नहीं है कभी। ऑल्दो यू कैन से कि जैसे मैक्सवेल ने जिस तरीके की हिटिंग दिखाई है, इट वाज समथिंग सो स्पेशल इवन बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। उस टाइम पे कपिल देव ने 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेला था, कुछ 130 बॉल्स पे कुछ 175 मारा था। दैट वाज आल्सो समथिंग वेरी अनरियल एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट टाइम। तो दोनों जो इनिंग्स थी वो पैराडाइम ब्रेकिंग इनिंग्स थी अपने अपने टाइम की। तो एक्स फैक्टर दोनों इनिंग्स में प्रेजेंट है, बट वी स्टिल हैव टू चूज, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट आवर जनरेशन जिन्होंने कपिल देव की वो इनिंग्स नहीं देखी, वो दुनिया में किसी भी जनरेशन ने नहीं देखी एक्सेप्ट फॉर द पीपल जो कि उस स्टेडियम में गए थे देखने के लिए। फॉर सम रीजन उस टाइम पे वो मैच कवर ही नहीं किया गया था टीवी पर, सो नोबडी नोज कैसा खेला था उसने। तो बट आई वुड टेक द वर्ड ऑफ गाइज लाइक सचिन तेंदुलकर, सहवाग एंड ऑल द लेजेंड्स। अगर वो सब कह रहे हैं कि दिस इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स एवर, इट हैज टू बी भाई। वन क्रेजी स्टैट ऑल्सो इज की दिस इज द फर्स्ट एवर 200 इन एन ओडीआई व्हाइल चेजिंग। बाकी सारी जो डबल हंड्रेड्स आई हैं आज तक वो सब पहले बैटिंग करते हुए आई है। एंड शायद एक ऐसा स्टैट भी है कि पहली डबल हंड्रेड है बाय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। राइट। और किसी ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने कभी नहीं मारी है। तो भाई जो स्टेक्स हाई थे, जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिया है, और एंड पे तो आते आते वो विल पे छक्के मार रहा था यार। ऐसा लग रहा था कि बॉटम की बॉल भी छक्के पे जाने वाली है। Don't you think it has to be the greatest innings? Right, मुझे भी ऐसे लगता है क्योंकि as you just said कि वो एंड में आते आते इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गई थी
एंड उस टाइम पे ना मुझे लग रहा था कि अफगानिस्तान को देख के भी, क्योंकि आई रिमेंबर कि जो चौका मारा था लास्ट ओवर में उसने मुजीब की बॉल पे, उसमें भी एक शायद राशिद खान के साइड से ही जा रही थी और उसने डाइव भी नहीं करी रोकने के लिए। आई थिंक वो मोराल इतना ज़्यादा डाउन हो गया था जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था कि अफगानिस्तानी प्लेयर्स को भी लग रहा था कि भाई हम जो भी बॉल डालेंगे छक्के चौके मारने वाला है। इस लेवल पे वो डोमिनेशन आ चुका था उस टाइम पे। तो हाँ यार, मतलब जितने भी फैक्टर्स डिस्कस करें हम लोग, उसके हिसाब से देख के तो ये लगता है, क्योंकि ये भी उसने कुछ 150 की स्ट्राइक रेट पे मारी है, 200 ओवरऑल एग्जैक्टली। और वो जब से वो कैच छूटा था उसके बाद से तो 180 कुछ की स्ट्राइक हाँ, रेट थी। और उसके बाद वो अल्टीमेटली नॉट आउट रह के भी आता है, लास्ट बॉल पे भी छक्का ही मारा था उसने। क्योंकि पता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि इनिंग्स चेस करते हुए आई है, इट इज ऑल्सो वन थिंग जो कि कपिल देव से एक वन अप मिलेगा, प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि चेस करते हुए 200 मारना वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि रन रेट कोई बहुत ज्यादा कम थी, 6 से ऊपर जा चुकी थी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और जब भी कमेंट्स खेल रहा था तो वो पूरा ओवर चूस रहा था बैठ के कि मैं आउट नहीं होऊंगा लेकिन मैं रन भी नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि सिंगल वैसे भी नहीं भाग सकते थे मैसूर की वजह से। तो बेसिकली उसको आधे ओवर में रन बनाने थे जितने थे। और उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आई हैव नो रीजन टू से कि दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज। मतलब मैंने इससे बेटर इनिंग्स तो नहीं देखी ओडीआई में भाई। राइट, व्हाट इज योर फाइनल लाइक? आई थिंक मेरे हिसाब से ये होगा, क्योंकि एक तो दिमाग में ये चीज़ भी रहेगी कि यार कम से कम यूट्यूब पे ही देख पाते, अगर वो कपिल देव वाली चीज़ वो भी नहीं देख पाए तो आई थिंक मेरे हिसाब से भी जो चीज़ मैंने देखी आंखों से वही मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड अगेन कोई अगर ऐसा कहता है कि कपिल देव की होगी तो मैं डिसएग्री भी नहीं करूँगा, क्योंकि देन अगेन भाई हमने देखी ही नहीं है उस टाइम पे क्या एग्जैक्टली सिचुएशन थी। प्लस इंडिया का भी ना, एक तो पैदा ऐसी एज में हुए हम लोग कि हमने स्टार्टिंग से देखा है इंडिया को एज दैट टीम जो कि बड़ी टीम है। उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी इंडियन क्रिकेट की, प्लेयर्स की, एंड कितना हम लोग अंडररेटेड टीम होके जीते अपना अचीवमेंट जो हमारा था। तो कोई ऐसा भी कहेगा कपिल देव का तो मैं उसके लिए मना नहीं कहूँगा, बट हाँ यार मेरे लिए तो अगेन भाई ग्लेन मैक्सवेल की जो इनिंग्स है इट इज़ प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। और मतलब व्हाट डज दिस मीन फॉर ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली, बिकॉज अब कंफर्म हो चुका है क्वालिफाई कर गया कि क्वालिफाई तो करेंगे, और जो सेमीफाइनल होगा वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अब सेकंड से ऊपर नहीं जा सकती और थर्ड से नीचे नहीं आ सकती। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कंफर्म हो चुका है सेमीफाइनल, एंड दिस मीन्स मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर दिस इनिंग्स आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग इनटू द फाइनल। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। I don't see South Africa beating Australia after this innings, right? Because ये एक ऐसी इनिंग्स है ना जो कि पूरी टीम का मोरल लिफ्टिंग है। हाँ, राइट, कि तुम कहाँ से किस सिचुएशन में आके जीत गए। जब मुझे याद है जब वो 7 विकेट गिरे थे ना 91 रन्स पे, तो जो विन प्रेडिक्टर जो होता है ना इनका जो दिखा रहा होता है नीचे, उसमें 6% ऑस्ट्रेलिया का था, 94% अफगानिस्तान, राइट। और वहां से अगर तुम मैच जिता रहे हो विद ओवर्स टू स्पेयर, ऐसा भी नहीं कि पूरे ओवर खेले हैं और एक भी विकेट नहीं गिरा उसके बाद, तो यार दिस इज अ न्यू डायमेंशन दैट वी हैव सीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया व्हाइल चेजिंग। अगर ऐसा होता है तो भाई मतलब I don't see no reason why they should not be in the finals. एक तो क्रेजी थिंग है कि हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट T20 इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम देखी थी। उस टाइम पे भी विन प्रेडिक्टर देखा था तो वो कुछ 3.6% था इन फेवर ऑफ इंडिया, बाकी पूरा पाकिस्तान का था। एंड फिर उसके बाद ही वर्ल्ड कप ओडीआई का होता है, और ओडीआई में भी हमने देख ली ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। ट्रू, इट इज द बैटिंग एरा। ये तो स्क्रिप्ट किसने लिखी है? वो जैसा पे इतने मीम्स बन रहे हैं भाई, स्क्रिप्टेड है पूरा। दिस वर्ल्ड कप इज क्रेजी भाई, दिस वाज हैंड्स डाउन द बेस्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। राइट। एक तो ये सारे ही ऐसा है कि एक तो मैं एक बहुत फनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त है, वो ये मैच देखने जा रहा था, मतलब उसके पास चॉइस थी अराउंड 1 महीना पहले, वर्ल्ड कप के 1 महीना पहले से उसने पूछा था, 1 महीने आधा महीने पहले आई थिंक आफ्टर वी वन द एशिया कप। उसने बोला था कि मैं नेमार वाला मैच देखने जाऊँ, मुझे पता है नेमार नहीं आएगा बट स्टिल नेमार वाला अभी इस टाइम पे मुंबई में हो, नेमार का मैच देखूँ या फिर मैं अपना ये मैच देखने जाऊँ अपना अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हम सबने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान खास तो होने नहीं वाला, वो देखने जा। ऐसे मुंबई में रहता है वो। हाँ, वहाँ पे नेमार भी नहीं आया और यहाँ पे भाई साहब मैक्सवेल ने इनिंग्स खेल दी। भाई मुंह पे चाटा मार ले भाई बेचारा। बट ठीक है भाई, क्या ही कह सकते हैं इसमें। फॉर अफगानिस्तान एज फार एज दे आर कंसर्न अब चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, बिकॉज अभी साउथ अफ्रीका से मैच है और वो भी पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। एंड जैसे हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही मोरल बूस्टिंग विन होगी है, सिमिलरली उनके लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग लॉस होगी है अफगानिस्तान के लिए। तो क्या इससे वो रिकवर कर पाएंगे? बट रिगार्डलेस जैसा उनका कैंपेन रहा है,
4 वो जीत नहीं चुके ऑब्वियसली, हाँ हाँ, ग्रेट इट कैंपेन। इज अ हिस्टोरिक कैंपेन फॉर दैट कंट्री, Right. फॉर श्योर। अगर वो क्वालिफाई नहीं भी करते तो दे विल एटलीस्ट फिनिश 6th कम हाँ, से हाँ। कम। तो नीचे की टीम्स जो है नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, आई थिंक श्रीलंका में भी दे कैन ओवरटेक देम अगर वो न्यूजीलैंड को हरा दे, बट वो ये बॉटम 3 में फिनिश नहीं करेंगे। एंड टू फिनिश ओवर टीम्स लाइक इंग्लैंड एंड बांग्लादेश एट सच अ यंग एज इन क्रिकेट, क्योंकि इनकी क्रिकेट इतनी पुरानी है नहीं, वो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द टैलेंट दैट दे हैव। बट लेट्स सी, लास्ट डे में भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द एंजेलो मैथ्यूज डिस्कशन। हाँ बांग्लादेश की बात करते हैं एंड श्रीलंका की बात भी हो जाएगी साथ ही साथ। फर्स्टली व्हाट इज योर इनिशियल थॉट्स ऑन दिस, जो ये डिसमिसल हुआ, पूरा कंट्रोवर्सी हुई है? अच्छा, मेरे दिमाग में आया था जब मैंने ये चीज़ देखी थी, और मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही चीज़ आई थी कि भाई ये इंग्लैंड वाली हरकतें ना करे श्रीलंका वाले, अब रोना शुरू ना कर दो फालतू में। एंड द फनी थिंग इज कि जितना नॉर्मली इस चीज़ को ट्रीट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि नहीं बांग्लादेश टीम से ये लोग हार रहे हैं और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे इस टाइम पे इनसे कि ये ऐसी चीज़ें करके जीतने का ट्राई करें, मुझे ऐसा लग रहा था, एंड काफ़ी लोग वही स्पिरिट ऑफ द गेम वाली चीज़ वापस उठा रहे थे इस चीज़ पे। मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चीज़ थी कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम आप बॉलर के लिए हमेशा कहते रहते हो, अगर इतनी ही स्पिरिट रखनी थी तो वो बॉलर फील्डर्स क्या गधे जो धूप में खड़े हुए हैं इस टाइम पे, वेट करें आपका 2 मिनट से ज़्यादा लेके। अब जो रूल है उस टाइम पे बैट्समैन को भी स्पिरिट ऑफ द गेम दिखा के टाइम से आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया वो उस टाइम पे? तो मेरे दिमाग में तुरंत यही चीज़ आई थी, और बिफोर इवन कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ बैठ गई थी कि नहीं, प्रॉब्लम एंजेलो मैथ्यूज की गलती है। तो मैं उनमें से नहीं था जिनका वो स्पिरिट ऑफ द गेम वाली चीज़ आ रही थी दिमाग में। तो मेरा भी ना इनिशियल रिएक्शन यही था कि ये स्पिरिट ऑफ द गेम वाला नाटक शुरू होगा अभी, एंड ऑन द आउटसाइड इट सीम लाइक एंजेलो मैथ्यूज की ही गलती है। बट फिर मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा और ट्विटर देखा मैंने, सारे जो क्रिकेटर्स हैं प्रॉपर वो सब शुरू हो गए कि स्पिरिट ऑफ द गेम वगैरह वगैरह। एंड कुछ पब्लिक में ऐसे लोग थे जो कि बोलते हैं कि जब वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो रन आउट मंकर जिसको कहते हैं वो अलाउड है तो ये क्यों नहीं है, फिर स्पिरिट ऑफ द गेम की क्या बात हो रही है? एंड यहाँ पे ना मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि हम सारे पर्सपेक्टिव्स रखें इस बात पे और एकदम डीप में इसको एक्सप्लोर करें, ताकि जो रूल है वो भी एक्सप्लेन कर दें हम सारे लिसनर्स को, और क्यों ये चीज़ सही थी वो भी एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज मेरा स्टांस बहुत क्लियर है इस चीज़ पे। आई थिंक शाकिब अल हसन ने जो भी करा सही करा था। हाँ राइट, बिल्कुल सही किया था। और ये जो पॉपुलर नोशन है सोशल मीडिया पे उसके एकदम उल्टा है, बिकॉज सब लोग स्पिरिट ऑफ द गेम के नाम पे कुछ भी बोले जा रहे हैं शाकिब अल हसन को। तो मैं तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, और क्यों है अब उसको ना डाइसेक्ट करने का ट्राई करते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को लेते हैं, जो भी हमारे अगेंस्ट पर्सपेक्टिव्स है उनको भी डिस्कस करते हैं, ताकि हो सकता है हम भी गलत हो, वो समझ में आ जाएगा इस डिस्कशन के बाद। सबसे पहला जो डिस्कशन है वो ये है कि यार जो टाइम लिमिट है वो 3 मिनट की है, 2 मिनट की। तो जो MCC के लॉज हैं, जो मैरीबोर्न क्रिकेट, वो L होता है लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मैरीबोर्न क्रिकेट करके होता है, मैरीबोर्न क्रिकेट क्लब के रूल्स हैं, वो कहते हैं 3 मिनट के, लेकिन जब ICC की जो रूल बुक है उसमें 2 मिनट का टाइम लिखा हुआ है। और क्योंकि वर्ल्ड कप एक ICC इवेंट है, एक ICC ट्रॉफी है, तो उसमें वो ICC वाले लॉज ही यूज होते हैं। राइट। तो इस वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर आप मान के चले तो यहाँ पे 2 मिनट का आपके पास टाइम लिमिट थी। ये 2 मिनट की टाइम लिमिट कब से होती है? जब बैट्समैन आउट हुआ है वहां से लेके टू द पॉइंट कि जो नया बैट्समैन आया है वो बॉल जो डालने वाला है बॉलर उसको फेस करने के लिए रेडी हो गया। अब ना प्रॉब्लम पता क्या है, लाइक विद मोस्ट ऑफ द लॉज इन एनी गेम, कि ना लॉज एक्चुअली वर्ड्स में लिखे हुए हैं पेपर के ऊपर, उसको असिस्ट करने के लिए ना कोई पिक्चर है ना कुछ है, ना कोई वीडियो है कि आप समझ पाए। तो बैट्समैन रेडी है बॉल फेस करने के लिए, हमें कैसे पता चलेगा? इसमें बहुत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि यार जैसे क्रिकेटिंग पार्लेंस में, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप स्टांस लेके बैट टैप करते हो नीचे तो मतलब आप रेडी हो। यूजुअली ये माना जाता है, क्लब लेवल से सिखाया जाता है। बट जैसे दीप दास गुप्ता है, उनके मैं क्रिकेट इन्फो पे सुन रहा था, उनका क्या ओपिनियन था, तो उन्होंने कहा वो पूरा अगेंस्ट थे कि शाकिब अल हसन ने क्यों करा ऐसा, एंड आई एम अगेंस्ट दीप दास गुप्ता ऑन दिस। तो उन्होंने कहा कि भाई, और विच इज ऑल्सो राइट पॉइंट, कि हु डिसाइड्स कि मैं कैसे तैयार होता हूँ? बैट्समैन यूजुअली करते होंगे, मैं नहीं करता ऐसे, मान लो मैं नहीं करता टैप, मैं मान लो मैं हेलमेट जो है ढीला पहन रहा हूँ या मैं हेलमेट टाइट करने में टाइम नहीं लगा रहा, मैं ढीला हेलमेट के साथ ही खेलता हूँ। जो वो होता है ना, बैटिंग करने से पहले आप मार्क करते हो, मिडिल स्टंप लेग स्टंप मारते हो, गार्ड लेते हो, मैं नहीं लेता वो गार्ड, मैं नहीं मान रहा उसमें टाइम जा रहा है,
तो कौन डिसाइड कर रहा है कि एग्जैक्टली कब किस पॉइंट पे बैट्समैन रेडी हो रहा है? दिस इज अ वैलिड पॉइंट फॉर श्योर, बट इस पॉइंट की वैलिडिटी जो है ना उस रूल को ओवरराइड नहीं कर सकती. पॉइंट ये है बेसिकली कि आप कितना भी बनाते रहो दिमाग में कि मैं तो ऐसे होता हूँ वैसे होता हूँ, मैं ऐसे रेडी हो गया, वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है. चंद्रपॉल जैसा बंदा जो कि सीधा खड़े होकर बैटिंग कर रहा है साइड ऑन होने की जगह, अंपायर तो ये भी सोच सकते हैं कि जब साइड ऑन खड़ा होना शुरू करेगा तब रेडी होगा, है ना, उसका स्टांस ही ऐसा अजीब सा. राइट. तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज आप ले सकते हो, बट वो ग्रे एरिया हमेशा लॉ में रहेगा ही, क्योंकि वो वर्ड्स में लिखा हुआ पेपर के ऊपर, विदाउट एनी फोटोज, विदाउट एनी वीडियोज टू असिस्ट कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है. तो वो आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो उस आर्ग्यूमेंट को लाना यहाँ पे वैलिड नहीं है. ओके. क्योंकि आप ऐसी चीज को लेके रोते रहो कि यार ऐसे तो मैं रेडी ऐसे होता हूँ, मैं वैसे होता हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन अगर रूल बुक में एक बेसिक चीज लिखी हुई है तो उसको एज इट इज वैसे ही इंटरप्रेट करा जाएगा. ये सेम चीज हम लोग जो है कोर्ट में भी तो देखते हैं ना, लॉयर्स के साथ, जज के साथ, कि मान लो किसी ने कोई क्राइम कमिट करा भी हो, लेकिन वो लॉ को इंटरप्रेट इस तरीके से कर देते हैं कि वो बच जाए. इवन मनकड़ में भी तो एक ग्रे एरिया है कि मैं बॉल डालने जा भी रहा था, एक्चुअली मैं फिर आउट ही करने के लिए पहले ही रेडी था. कि वो बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी आपके हाथ में रिलीज हो रही है, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है एग्जैक्टली. तो वो सब तो डिस्कशन एंडलेस है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो ये अनप्रोडक्टिव डिस्कशन और डिबेट में पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है. तो क्योंकि हमें इस चीज का सोल्यूशन निकालना और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का ट्राई करना है. हाँ. तो ये चीज पहली बात मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ. ओके. कि मैं कब रेडी हो रहा हूँ, ये पॉइंट कौन डिसाइड करेगा. वो आर्ग्यूमेंट कहने में बहुत फिलोसफिकली बहुत सुंदर है कि भाई हाँ हम अब पूरा इसको डाइसेक्ट करते रहे बैठ के, लेकिन देयर इज नो सोल्यूशन टू इट. इससे आप किसी का कोई भला नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट ही हो रहा है इससे. मूविंग ऑन, अगर अब बात ये आती है विच वॉज द बिग डिस्कशन, एंजेलो मैथ्यूज कहता है कि मेरा हेलमेट का मैल फंक्शन हो गया था जब मैं पिच के अंदर उतरा था, जब मैं फील्ड के अंदर उतरा था तब मेरा हेलमेट सही था, फिर जब मैं टाइट करने के लिए गया तो हाथ में ही आ गया पूरा स्ट्रैप, कट गया यहाँ से पूरा. तो अब मैं क्या बिना प्रॉपर हेलमेट के खेलूंगा? तो वो भी तो कंकशन रूल्स के अगेंस्ट ही जाता है. बिल्कुल सही बात है. पहली बात, एक ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप चाहते तो स्पिनर ही था तो आप उसके बिना हेलमेट के भी खेल सकते थे चाहते तो. दूसरी बात ये, अगर ये चीज विद इन द 2 मिनट्स ही हुई भी होती, उसके ऊपर भी आएंगे कि हुई है कि नहीं. अगर ये 2 मिनट के अंदर ही हो गया होता कि हेलमेट का स्ट्रैप निकल गया विद इन द 2 मिनट्स, तो भी एंजेलो मैथ्यूज की ही गलती है. क्यों? क्योंकि उसने अंपायर को इन्फॉर्म ही नहीं करा भाई. ना अंपायर को इन्फॉर्म करा, ना दूसरी टीम के कैप्टन को इन्फॉर्म करा, विच ऑल्सो हैपेंड टू बी द बॉलर. तीनों एंटिटी में से किसी एक को भी इन्फॉर्म करता तो उसका केस स्ट्रांगली बन जाता कि भाई थोड़ी लीनियंसी रखो, मैं टूटे हेलमेट के साथ तो ऑफकोर्स नहीं खेल सकता हूँ. वो एंड जो भी मेरे से डिबेट करने वाला कि वो स्टांस में रेडी था, भाई प्लीज आंखें चेक कराओ, बिल्कुल भी रेडी नहीं था वो स्टांस में. बैट लेके वो खड़ा हुआ था और हेलमेट पे हाथ रख रहा था. दिस डज नॉट मीन कि वो बैटिंग करने के लिए रेडी है. तो जब उसका हेलमेट टूटा है, उसका सबसे पहले ड्यूटी है कि मैं इन्फॉर्म करूं जाके. जो एक कहते हैं ना, ये शायद लॉ की बुक्स में से लिखा जाता है या फिर एक सेइंग है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर द नॉर्मल सिटीजंस ऑफ द कंट्री. तो ये चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई होगी. ये चीज कि एज अ क्रिकेटर अगर आपके पास इग्नोरेंस ऑफ द लॉ है कि टाइम आउट में एक्चुअली होता क्या है, दैट डज नॉट मीन कि आप टाइम आउट होगी ही नहीं. कि भाई दूसरी टीम में कि अच्छा यार बेचारे ने शायद रूल नहीं पढ़ा होगा खेलते वक्त, 15-20 साल से क्रिकेट खेलना लेकिन रूल नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं यार, मत नहीं करते. तो ये तो जो लोग कह रहे हैं ना कि एंजेलो मैथ्यूज के अलावा अंपायर की गलती है, शाकिब अल हसन की गलती है, मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी गलती एंजेलो मैथ्यूज की ही है. फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? मतलब मेरे हिसाब से भी ये है, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं. इधर वे क्रिकेट में आप बैटिंग करने आ चुके, इट्स नॉट लाइक कि आप हवाबाजी करके एकदम से बुला लोगे नहीं यार मेरा हेलमेट चेंज करो. यू हैव टू इन्फॉर्म द अंपायर, स्पेशली जब वो 2 मिनट का आपको टाइम दिया गया उसके अंदर ही अंदर. एंड उसके लिए अगर शाकिब अल हसन आके कह रहा है तो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. एंड एंजेलो मैथ्यूज ने जिस तरीके से उस टाइम पर रिएक्ट भी करा था शाकिब अल हसन से कह के, अंपायर से कह के 2-3 बार बोल रहा है कि भाई वापस ले, 2-3 बार कह के. इवन मैं तो इसके वैसे तो ये चीज़ थोड़ी बाद में आएगी, बट इवन आई वुड कॉल आउट द एंटायर श्रीलंकन टीम, जो कि उन लोगों ने मैच खत्म होने के बाद करा कि हैंडशेक नहीं करो और ऐसे ही चले गए. वो नहीं था क्या स्पिरिट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम? उसके लिए मैथ्यूज ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट अस. एंड उसने बहुत लंबा चौड़ा वो करा उसने ट्विटर पे पूरा अपना, जो कि बाद में उस पर आता है जिसमें ब्रॉडकास्टर्स ने बताया कि टाइम फ्रेम क्या था. उस चीज़ को लेके उसने ट्विटर पे गया और उसने बोला है कि देख लो मैं 1 मिनट 50 सेकंड
1 मिनट 50 सेकंड के अंदर तक आके आ गया था, और उसके बाद मेरे को हेलमेट वाली प्रॉब्लम हुई तो फिर मैंने चेंज कराने के लिए बोला। अब उसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है कि वो ब्रॉडकास्टर्स तो जो दिखा रहे हैं वो इन हाइंडसाइट दिखा रहे हैं कि जब ये सिचुएशन हो गया उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू करा। हाँ और वो जो सीन हुआ भी है ना, वो 1 मिनट 50 सेकंड तक क्रीज पे पहुंच गया, फिर वो थोड़ा रेडी वेडी हो रहा है, स्टांस निकल, तब उसने नोटिस करा हेलमेट खराब हो रहा है, तो उसमें 7-8 सेकंड और निकल गए। तो मतलब 1 मिनट 57 1 मिनट 58 सेकंड के आसपास वो प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ 1-2 सेकंड बचे थे। अब 1-2 सेकंड जैसा छोटा मार्जिन ना, वो प्योरली डिपेंड करता है कि आपने गिनना कब शुरू करा। एंड अंपायर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया था उसी मैच के दौरान कि, और दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट है, फॉरगेट द हेलमेट इशू, हेलमेट इशू शुरू होने से पहले ही 2 मिनट इलैप्स हो चुके थे। तो तब क्या पॉइंट रह गया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का? अगर आपने, मैं कह रहा हूं, अगर मान लो हेलमेट वाला इशू होता 2 मिनट के अंदर, तब भी एंजेलो मैथ्यूज की गलती है, क्योंकि उसने इन्फॉर्म नहीं करा अंपायर को सपना नहीं आएगा कि ये क्या करने के लिए जा रहा है। अगर वो इन्फॉर्म कर देता तो अलग बात होती, देन वी कैन हैव अ कंट्रोवर्शियल डिस्कशन ऑन दिस, जो कि वैसे तो कंट्रोवर्शियल अभी भी है, बट एक और टफ डिस्कशन होता है इस चीज पे, एक ग्रे डिस्कशन होता। तो 3 सिनेरियोज बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला सिनेरियो ये कि यार एंजेलो मैथ्यूज ने अपना जो हेलमेट खराब हुआ है वो विद इन द 2 मिनट्स हो गया, बट उसने इन्फॉर्म नहीं करा अंपायर को। यहाँ पे गलती किसकी? एंजेलो मैथ्यूज की। सेकंड, जो उसका पूरा जो सीन हुआ है हेलमेट खराब होने से पहले ही, वो ऑलरेडी उसमें 2 मिनट इलैप्स हो चुके थे, तब किसकी गलती है? एंजेलो मैथ्यूज की गलती है। नंबर 3 ये कि भाई एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट खराब होता है विद इन द 2 मिनट्स और वो अंपायर को इन्फॉर्म कर देता है, तब भी आउट दिया जाए, तो किसकी गलती होगी? अंपायर की गलती होगी। शाकिब अल हसन की तो गलती कहीं भी है ही नहीं। हाँ राइट। 3 पॉसिबल सिनेरियोज में से 2 में मैथ्यूज की गलती होगी, 1 में अंपायर की गलती होगी। और जो सिनेरियो एक्चुअली में हुआ है वो फर्स्ट सिनेरियो ही हुआ है, जहां पे मैथ्यूज का हेलमेट खराब होने से पहले ही 2 मिनट खत्म हो चुके थे, विच मीन्स कि ही वॉज बाय ऑल मीन्स लीगली आउट अगर अपील करी जाती उसके अगेंस्ट। तो वंस अगेन, अगर वो 2 मिनट के अंदर ही हेलमेट खराब होता और वो फिर भी अंपायर को इन्फॉर्म नहीं करता, जो कि वो एक्चुअली में कह रहा है, जो मैथ्यूज केस बना रहा है ना, वो भी यही है, सेकंड केस ही है। थर्ड केस तो आया ही नहीं कहीं पे भी। थर्ड केस जो क्या था कि भाई मैथ्यूज ने 2 मिनट के अंदर हेलमेट खराब हुआ और अंपायर को बता दिया, तब मैथ्यूज की गलती नहीं है इन माय ओपिनियन। मैथ्यूज जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है वो सेकंड केस के ऊपर ही कर रहा है, विच इज कि 2 मिनट के अंदर मेरा हेलमेट खराब हो गया और मैं चुपचाप चला गया बिना अंपायर को बताए, तो भी गलती तुम्हारी है भाई। तुम जो केस ट्विटर पे बहुत मोर्चा लेके चल रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारी गलती दिख रही है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि लोग मैथ्यूज को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। अनिश शाकिब अल हसन वाला भी, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आई थी कि मान लो अगर कोई बंदा आउट है, मतलब चलो नॉट आउट है एक बंदा, पर उसको अंपायर ने आउट दे दिया, तो आप बॉलर को थोड़ी गाली दोगे, आप गाली तो अंपायर को दोगे ना। अब भाई मेन बात ये है, तुम होते कौन हो शाकिब अल हसन को? मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट है जिनको फ्रंट फुट और बैक फुट नहीं पता होता। अच्छा। और मतलब मैं सर पीट रहा था उन लोगों की स्टेटमेंट देख के। इन लोगों ने वेट तक नहीं करा कि अंपायर का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, इन लोगों ने यूट्यूब पे लाइव आके अपने चैनल पे शुरू कर दी बकवास करना। एंड ऐसे एक्सपीरियंस्ड रेप्यूटेड जर्नलिस्ट जो कि क्रिकेटर से बात करते हैं, वो ऐसी बकवास कर रहे हैं। और शाकिब अल हसन का मैं लेजेंड बता रहा हूँ, तो वो वीडियो देख लोगे, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं वहां पे बैठ के, कि शर्म आनी चाहिए इस इंसान को, ये रोल मॉडल नहीं है, आज एक काला धब्बा लग गया है और बांग्लादेश को हारना चाहिए क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया। अबे तुम होते कौन हो बोलने वाले ये सब? ना तुम्हें पता है कि फ्रंट फुट और बैक फुट में क्या चीजें होती है, फर्क होता है, ना तुम्हें ये पता है कि लॉस क्या है गेम के, ना तुम्हें पता है कि अंपायर की स्टेटमेंट क्या है। तुम किस बेसिस पे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो उसका? और कैरेक्टर असैसिनेशन करना गलत क्यों है? एक और रीजन इसका ये है, शाकिब अल हसन इज द कैप्टन ऑफ हिज टीम, अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहा है। चलो लास्ट वर्ल्ड कप वाला पॉइंट हटा दो, उसको अपनी टीम को वो वर्ल्ड स्टेज पे लेके जा रहा है, उसको अपनी टीम को जिताना है, और उसके लिए उसको जो करना होगा विद इन द लीगल मीन्स वो करेगा। क्यों ना करे? ये उसकी ड्यूटी है भाई। मतलब मैं दिमाग में एक पैरेलल आया था, ऐसे रैंडमली आ गया, पता नहीं क्यों। अगर अर्जुन महाभारत में स्पिरिट ऑफ द गेम के चक्कर में कर्ण का वध ना करता तो जीत गया था महाभारत। फिर हाँ, जब कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि भाई वो अपना रथ ठीक कर रहा है, कोई बात नहीं, तू अभी इसको उड़ा, वरना अभी ये नहीं मरेगा इसके बाद, तो स्पिरिट ऑफ द गेम तो तब नहीं सोची गई थी, राइट। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपनी टीम को जिताना है एट ऑल कॉस्ट विद इन द लीगल मीन्स। इलीगल मत जाओ, बिल्कुल वो सही बात है, विद इन द लीगल मीन्स करो। तो शाकिब अल हसन ने क्या गलत करा इसमें भाई? तो आप होते कौन हो शाकिब अल हसन को गाली देने वाले? और उसने ये खुद भी कहा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि आई डोंट नो इफ दिस इज राइट और रॉन्ग,
बट मैं एक वर्ल्ड स्टेज पे खेल रहा हूँ और मुझे इट इज़ लाइक अ वॉर फॉर मी कि मुझे अपने टीम को जिताना है एंड उसके लिए लीगली जो भी पॉसिबल होगा वो मैं करूंगा एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट स्टेटमेंट यार तुम क्यों नहीं करोगे नहीं, एंड इधर वे आउट शकीब अल हसन ने थोड़ी दिया है। एक प्लेयर जो कर सकता है फील्ड पे उसने वही करा है, ही अपील्ड। अपील कर जा सकती है, प्लेयर के हाथ में ये है कि मैं अपील करूं, आउट ना आउट देना है नहीं देना वो अंपायर की बात है। एंड ईदर वे जो भी पिच पे हो रहा है उसके लिए जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो अल्टीमेटली इट इज़ द अंपायर्स जॉब। तो ये जो ब्रॉडकास्टर्स भी जो ट्राई कर रहे हैं पोर्ट्रे करने का, भाई जो अंपायर का डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है। एक तो ना ये बात भी है कि ब्रॉडकास्टर्स और ये सोशल मीडिया पे कुछ जर्नलिस्ट, स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट में देखता हूँ मैक्सिमम लोगों का क्रिकेट में कोई बैकग्राउंड है नहीं, ठीक है, मैं हर किसी का नाम नहीं लूंगा बट काफ़ी लोग ऐसे हैं, बट ये अपने ओपिनियन देने में सबसे आगे होते हैं। एंड ओपिनियन देना चाहिए बिल्कुल, बट एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए, राइट। और अगर ओपिनियन गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करने की ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। इनमें मुझे एक में भी नहीं दिखती वो चीज़। ये सारे जो टीवी पे आते हैं ना जर्नलिस्ट, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। राइट। ओपिनियन तो चलो हम भी देते हैं, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स भी देते हैं, बट कुछ गलत होता है तो उसको एक्सेप्ट भी करा जाता है। बट ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन तुम किस बेसिस पे कर रहे हो भाई? ऐसी बदतमीजी किस बेसिस पे कर रहे हो तुम पब्लिकली? तो मुझे तो लगता है वो बहुत ही गलत चीज़ थी। एंड मतलब शाकिब अल हसन का भी अगर स्टेटमेंट या पूरा सीन सुने तो अपेरेंटली उसको किसी ने और ने किसी और फील्डर ने आके बताया था कि भाई अब ये अपील करेगा तो शायद ये आउट हो जाएगा। तो फिर शाकिब ने अपील करी, उसे खुद के दिमाग में आया भी नहीं था, तो उसने अंपायर से अपील करी। अंपायर ने उससे 2 बार पूछा कि अगर मैं अभी आउट दे दूंगा तो तुम वापस तो नहीं ले लोगे अपील, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा फालतू का। तो कहता मैं नहीं लूंगा। एंजेलो मैथ्यूज भी भाई तुम कौन होते हो बार बार उससे बोलने का कि तुम अपील रिवोक कर लो? क्यों करें अपील रिवोक भाई? ये गली क्रिकेट थोड़ी चल रहा है। हाँ भाई, क्या आप आपस में क्या मैटर सॉल्व कर रहे हो कि भाई अपील रिवोक कर ले यार? राइट। क्या गुंडा कर दिए भाई? अब पूरी टीम का भी जो तुमने कहा जो बिहेवियर है कि तुम कह रहे हो कि बांग्लादेश क्रिकेट से ही हो सकता था जो हो सकता था। आई एम नॉट अ फैन ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट टीम। इफ एनीथिंग आई थिंक कि काफ़ी एरोगेंस दिखाई इन लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स पे। एंड शाकिब अल हसन का भी जो ये वो इंसिडेंट रहा कि विकेट पे लात मार दी थी और विकेट उठा के फेंक, बहुत अच्छा नहीं है वो। राइट राइट। बट द पॉइंट इज, एक तो ये चीज़ ना, ये जो ट्रेडिशनल मीडिया को एक और चीज़ रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेटर्स का जॉब है क्रिकेट खेलना, रोल मॉडल बनना नहीं है उनका जॉब। इट इज़ एन एडेड एसोसिएशन विद योर नेम। अगर तुम उसको निभा सकते हो तो सोसाइटी तुम्हें ऑटोमेटिकली उस लेवल का लेजेंड स्टेटस भी देगी। बट तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कि मुझे जो है एक रोल मॉडल बन के दिखाना। तुम्हारा काम है कंट्री के लिए खेलना, कंट्री को जिताना, बस वहीं तक सीमित है तुम्हारा काम। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो वो इट इज लाइक नोबडीज बिजनेस। तो ये स्पिरिट ऑफ द गेम और कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करना, ये सब तो बकवास था ही। लास्ट जो बात रही यहाँ पे, वंस अगेन कमिंग बैक टू स्पिरिट ऑफ द गेम, ये कॉन्सेप्ट, एक तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस कॉन्सेप्ट पे, एंड डू यू थिंक इट इज इवन अ डिस्कशन एनी मोर कि स्पिरिट ऑफ द गेम एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? मुझे लगता है बहुत ये जो भी स्पिरिट ऑफ द गेम वाली बात आती है स्पेशली क्रिकेट में ही आती है। एंड इट इज वेरी क्रिकेट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट एंड दिस इज किलिंग द गेम इन माय ओपिनियन। सेम मुझे भी लगता है, क्योंकि एक तो अगर ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है और अगर क्रिकेट इज एक्चुअली अ जेंटलमैन स्पोर्ट और ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए, देन ये चीज़ रूल में रखो ही मत। जो भी चीज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है वो रूल में रखो ही मत। Exactly. ये मनकड़ वाली चीज जो कहते रहते हैं हटा दो, उसका दर्शन भी करना ही नहीं वाला वो चीज। वो पागल नहीं बैठा जो कि फालतू में करके फिर अपील मांगेगा। अगर ये अगेंस्ट है एंड इफ दिस मीन्स सो मच फॉर यू गाइज, तो हटा दो उसे रूल से। वो करोगे तो फिर कोई भी बात ही नहीं रही फिर डिस्कशन की, जो भी कॉन्ट्रोवर्सी हो भी रही है वो हट जाएगी। एंड अगर ये चीज रखी हुई रूल में तो ये मत सोचो कि प्लेयर्स उस चीज को यूज करेंगे नहीं। एंड फिर ये जो भी एक्स क्रिएटर्स कर रहे हैं या फिर जर्नलिस्ट जो भी कर रहे हैं, ये मजा खराब हो जाता है भाई क्रिकेट का। ये विद इन द रूल्स जो भी उसने चीज करी है, इसको अब आप कह रहे हो अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम है, नहीं करना चाहिए। एंड यही चीज इसका पॉइंट मतलब ये होगा कि जो भी रूल्स में लिखा हुआ है आप कुछ चीजें कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें करोगे तो फिर आपका ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन होगा पब्लिकली। इसका क्या मतलब है? वही इसका मतलब ही नहीं बना। तो ना बात पता है सबसे बड़ा डिलेमा यहाँ पे क्या है? लॉज ऑफ द गेम एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज है, वो जो लिख दिया गया ऑन पेपर वो वैसा है। स्पिरिट ऑफ द गेम एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या फिर सब्जेक्टिविटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। और आपके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्टिविटी, बिकॉज वही एक चीज है जो कि यूनिफॉर्मिटी लेके आती है सोसाइटी में। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कुछ बेसिक लॉज होते हैं सोसाइटी में जो कि हर सिटीजन के लिए अप्लाई होते हैं। जरूरी नहीं कि वो लॉ एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के पर्सनल केस में बहुत ही उस इंडिविजुअल के लिए फ्रेंडली हो या फिर फेयर हो,
बट ऐसे क्या आप पूरे 150 करोड़ इंडियंस का आप एक एक करके देखोगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। सिमिलरली क्या आप ऐसे 1000 क्रिकेटर्स का जो कि इंटरनेशनल स्पेस में खेल रहे हैं, सबका एक अलग अलग इंडिविजुअली केस कंसिडर करोगे? नहीं ना। क्रिकेट के लॉज जो है वो सबके लिए है और वो यूनिफॉर्म है, सब पे एप्लीकेबल है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो आपको जरूरी है कि आप ऐसे लॉज लिखें जो कि हर किसी पे एप्लीकेबल होते हैं। दे लीव नो रूम फॉर एनी सब्जेक्टिविटी फॉर एनी पर्टिकुलर केस। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पिरिट ऑफ द गेम का पूरा एरिया ही वही है कि हर इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से सब्जेक्टिवली ट्रीट करा जाए। क्यों करा जाए भाई? या तो उस चीज को ऑफिशियली एक लॉ बना दो, और नहीं है तो चुप करके बैठो। नहीं, ये कोहली वो कह देगी भाई मैं छक्का मार था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तुमने कैच पकड़ लिया, छोड़ देते यार, सेंचुरी हो जाती मेरी। नहीं, और पता है मैं यहाँ पे हिपोक्रेसी कॉल आउट करूंगा, क्योंकि ये चीज इन लोगों को बड़े आसानी से स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट दिख जाती है। ऐसी कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट होती है, जो कि हम लोग रोज देखते हैं क्रिकेट में। सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, जब 100 होने वाली तो आदमी जानबूझ के वाइड फेंकना शुरू हो जाए, जो कि हमने बांग्लादेश में उसमें दिखी थी विराट कोहली के अगेंस्ट। सहवाग के साथ हो चुका है, जो कि श्रीलंका नहीं करा था। तब तो नहीं याद आया था स्पिरिट ऑफ द गेम। आई थिंक इवन स्लेजिंग एक तरीके से वैसी चीज है कि आप स्लेजिंग फालतू में कर रहे हो। हाँ बिल्कुल है, वो भी वैसा स्पिरिट ऑफ द गेम में रहो ना, जेंटलमैनली बिहेवियर करो ना, गाली क्यों दे रहे हो उसको? उसके बैटिंग का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? राइट, स्पिरिट ऑफ द गेम दिखा दो। मतलब सहवाग वाला तो मुझे पर्टिकुलरली याद है, 99 पे कुछ पे था वो, 99 पे था कि पता नहीं किस पे था, 99 पे था। उसने छक्का मारा था लास्ट बॉल पे, फिर देखा तो उसने इतनी बड़ी नो बॉल डाली हुई थी, स्पिनर ने नो बॉल डाली हुई है, और वो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था। तब इनको याद नहीं आया स्पिरिट ऑफ द गेम क्या थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम होती हैं, जो कि हम लोग हर दिन क्रिकेट में देखते हैं, वो तो कोई कॉल आउट नहीं करता। बड़े बड़ी इंसिडेंट, क्योंकि पहली बार क्रिकेट की हिस्ट्री में हो रहा है। मंकट बहुत बार होता था तो उसमें इंग्लिश मीडिया का एजेंडा था, तो यहाँ पे लोग सब रोना शुरू कर देते हैं। आई थिंक इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लास्टली एक जो पॉइंट मैं जल्दी से डिस्कस करूंगा, लोग बोलेंगे कि यार चलो ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई तुम्हारी, बट ऐसे लॉ रखना ही क्यों है कि टाइम आउट हो जाए बैट्समैन? डू यू हैव एनी गेसेस ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे जो भी रूल्स एंड जो भी कंट्रोवर्शियल रूल्स हैं वो सारे बॉलर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड अगेन मैं वही चीज़ करूंगा कि अगर आप अपने ठाट लेके पूरे इतना टाइम लगा के आ रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि जो बॉलर्स हैं और फील्डर्स हैं वो गधे हैं जो धूप में खड़े हुए हैं आपका वेट कर रहे हैं। तो ये मनकड़ वाली चीज़ ले लो, उसमें भी हमारा पॉइंट यही था, हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि क्या भाई अगर एज अ बैट्समैन आपसे इतनी चीज़ बोली जा रही है कि आप बॉलर के बॉल डालने से पहले निकलो मत वहां से, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई आपके लिए। और वो अनफेयर एडवांटेज दे रहा है ना, अनफेयर एडवांटेज दे रहा है, वो आप फॉलो नहीं कर सकते। पर जो बॉलर कर दे उस चीज़ में आपको गलत है। तो ये क्रिकेट मूवीज डायरेक्शन में कर रहा है, चाहे वो हम पिचेस को लेके देख लें, उस चीज़ को हम ऑब्वियसली इस चीज़ में कैटेगराइज नहीं कर सकते। बट मैं एज अ स्पोर्ट कह रहा हूँ जो कि बैट्समैन के फेवर में होती जा रही चीज़ें एंड बॉलर्स के अगेंस्ट जा ही रही हैं चीज़ें सारी। तो ये जो कुछ कायदे की चीज़ें हैं जिससे आपको लाइन में रखा जाए एंड एक अनफेयर चीज़ ना हो बॉलर्स के लिए, अगर वो चीज़ें छोटी छोटी आपसे कही जा रही है एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी चीज़ आपसे कह दी गई है कि आप 2 मिनट में आके रेडी हो जाओ वहाँ पे। भाई पवेलियन में जाके बैठ जाओ ना, नीचे डगआउट में जाके बैठ सारे प्लेयर्स दौड़ते हुए आते हैं वहाँ से। अगर आपको इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आप टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे हो, तो भाई आपकी गलती है फिर वो। एंड आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी रूल चेंज होना चाहिए। इनफैक्ट कि इनको थोड़ा मोर अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे अश्विन खुले में आके कहता है कि अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस रूल को, मनकड़ वाले को। ऑल्सो टू क्लैरिफाई कि क्यों ये रूल एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो क्या ये रूल एग्जिस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि रूल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, दे डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द गेम। पहले तो ये रूल आया क्यों था? सबसे पहले तो जब टेस्ट मैचेस होते थे, पहले के टाइम में, आज से 100 साल पहले सिर्फ टेस्ट मैचेस ही होते थे, लिमिटेड ओवर्स तो था नहीं, तो 5 दिन का मैच चलता था पूरा, और उस टाइम में तो बहुत डिफेंसिव क्रिकेट होता था, इतना अटैकिंग तो होता ही नहीं था। तो ना बहुत चीप टैक्टिक्स यूज करे जाते थे कि भाई अगर तुम मैच मान लो हारने वाले हो, तुम्हारे 6 विकेट गिर चुके हैं लास्ट दिन पर है, और तुम्हें ड्रॉ करने के लिए सर्वाइव करना है, सिर्फ 4 विकेट बचे हैं और पूरा दिन बचा हुआ है, तो टाइम लेके आओ। तो टाइम लेके आओ। हाँ। लेस खोल दो जूते का, लेस दोबारा बांधना शुरू कर दो। ये तो मैं तुम्हें बताया था ना, ये बॉलर से बहुत करते हैं। बोल दो मेरे को क्रैम्प आ गया, पैड खोल के बैठ जाओ, 5 मिनट गए उसमें। ऐसे छोटे छोटे टाइम निकाल के ना तुम 1 घंटा पूरा खत्म कर दोगे। तो ये चीज कर्ब करने के लिए ओरिजिनली ये चीज क्रिकेट में लाई गई थी। अब क्यों ये चीज मॉडर्न गेम में रेलेवेंट है? क्योंकि आज के टाइम पे हम इतना नहीं देखते कि भाई इतना कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, जो भी है, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स। अब एक लॉ आ चुका है जो कि जिनको नहीं पता है, चाहे वो T20 हो चाहे वो ODI हो, अगर जो टाइम लिमिट दे रखी है, एक चीज होती है ओवर रेट, जो कि क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर रेट का मतलब क्या होता है कि आपको मान लो T20 का मैच चल रहा है, आपको 90 मिनट दे रखे हैं, उसमें आपको अपने पूरे 20 ओवर बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो इसको ओवर रेट कहते हैं। अगर उन 90 मिनट में 20 ओवर कंप्लीट नहीं हुए आपके, तो जितने भी ओवर आपके बचे हुए हैं आफ्टर द 90 मिनट्स, सब में आपको एक पेनल्टी मिलेगी, विच इज कि एक फील्डर जो है वो बाहर से सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो अब बैट्समैन को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गई
कि भाई ओरिजिनली तो उसके लिए 5 फील्डर डीप में होने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ 4 है, तो अब वो अपना गैप ढूंढ के छक्का मारने का ट्राई कर सकता है, रिस्क ले सकता है। तो ये अनफेयर एडवांटेज क्या नहीं दिख रही लोगों को? क्योंकि अल्टीमेटली ओवररेट का भी तो क्वेश्चन आ रहा है ना। अगर एंजेलो मैथ्यूज वहां पे 2-3 मिनट और लगा देता, और मान लो बाय चांस वो 2-3 मिनट जो है उसके चक्कर में बांग्लादेश का एक ओवर जो है लास्ट का वो पेनल्टी एरिया में आ जाता, तो क्या पता श्रीलंका आखिरी के ओवर में 10 की जगह 20 रन मार दे। अब वो फाइन मार्जिन ही तो होते हैं गेम के, राइट। और फाइन मार्जिन का अब तो किसी को भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, हमने मैक्सवेल की इनिंग्स देख ली। हाँ। इससे ज्यादा फाइन क्या हो सकता है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब डिसिप्लिन इंस्टिल करना एंड टू अबाइड बाय दिस लॉ। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि रूल एग्जिस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रूल एग्जिस्ट करना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज की गलती थी, शाकिब अल हसन वाज वेल विद इन हिज राइट्स टू अपील, एंड देयर इज नो बुलशिट लाइक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कि अभी क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रही है right now. अगर लॉस के अंदर है तो इट इज लीगल, डू इट, राइट। दैट इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। अब मूव ऑन करते हैं टू अनदर कंट्रोवर्शियल टेक, व्हिच इज विराट कोहली डिस्ट्रॉइंग टीम कल्चर इन इंडिया। ये क्या है, जरा बता दो लोगों को। सी द बेसिकली द थिंग इज, इसके बारे में भी हमने थोड़े पॉडकास्ट में बात करी है कि बेसिकली जो ब्रॉडकास्टर्स है इस टाइम पे, स्टार स्पोर्ट्स ले ले हम या जो भी जितने भी लोग कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, अगर इस टाइम पे हम लोग मैचेस से पहले की बात करें, हाँ जो ब्रेक होता है, इनिंग्स ब्रेक होता है बीच में, उसकी बात करें, या फिर इन जनरल मैचेस के बीच बीच में भी जब भी थोड़ा सा ब्रेक होते हैं, पूरे टाइम इट इज जस्ट अबाउट विराट कोहली। उसके कोई इंटरव्यूज दिखा देंगे, प्यूमा के साथ इंटरव्यूज दिखा देंगे। एक तो उसका रॉन्ग वाला जो सी कंपनी उसके इंटरव्यूज है, प्यूमा का है, अभी स्टार स्पोर्ट्स ने अलग से लिया था उसका इंटरव्यू। स्टार स्पोर्ट्स के भी 2-3 अलग अलग है, एक तो वो डाउन द मेमोरी लेन करके एक है, फिर एक वो पाकिस्तान की इनिंग्स का वो स्पेशल एपिसोड है, ऐसे 2-3 और भी हैं। तो हाँ, कंटिन्यू। तो बेसिकली व्हाट वी थिंक इज कि दिस वर्ल्ड कप पूरे ब्रॉडकास्टर्स यही ट्राई कर रहे हैं टू मेक इट जस्ट अबाउट विराट कोहली, एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली विराट कोहली का इसमें कोई से नहीं है। ये चीज पहले हम लोग क्लैरिफाई कर दें कि सिर्फ विराट कोहली की कोई भी कोई गलती नहीं है, एग्जैक्टली राइट। तो इसकी वजह से आई थिंक ये जो पूरा वर्ल्ड कप है, जो कि पूरा टीम एफर्ट है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप, जहाँ पे हमने देखा है कि थ्रू आउट जितने भी मैचेस खेले, हमने 8 मैचेस खेले, अलग अलग मैच ऑफ मैच अवार्ड्स मिले हैं, सारे प्लेयर्स को इंक्लूड करा गया है, सारे प्लेयर्स अलग अलग से परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हाईलाइट में आ रखी है इस टाइम पे इंडिया की, बॉलर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड रोहित शर्मा इज द कैप्टन। रोहित शर्मा इज द कैप्टन। इससे पहले तक विराट कोहली जब कैप्टन था तब कर रहे थे, तो तब भी थोड़ा बहुत दिमाग में आता था कि नहीं चलो कैप्टन है, कैप्टन की बात कर रहे हैं। इट इज जस्ट अबाउट विराट कोहली लिटरली, और किसी प्लेयर की बात ही नहीं हो रही है इस टाइम। एंड यू आर अ विराट कोहली फैन, सो डू यू एग्री विद दिस और नॉट? नहीं, हाँ ट्रू, आई एग्री। ये चीज मैंने बहुत पहले नोटिस कर ली थी, इवन इन T20 वर्ल्ड कप उस टाइम पे भी ये चीज चल रही थी। उस टाइम पे विराट कोहली की बहुत सारी चीजें, हाँ आई थिंक वो है ही इसलिए क्योंकि इंडिया में, और प्लस ये स्टार स्पोर्ट्स इन सबके हाथों में है ये चीज इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं इट डज काइंड ऑफ फील लाइक, क्योंकि हो सकता है टीम कल्चर हम लोग इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि प्लेयर्स माइट थिंक कि भाई हमारा जो भी हम कर रहे हैं पिच पे, इतनी जान ला के जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी जो भी लाइमलाइट है वो हमें मिल ही नहीं रही। एंड द फैक्ट कि जो भी हमारे एफर्ट्स हैं वो सारे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि भाई कोहली कर रहा है सब। तो कहीं ना कहीं इज इट डिस्ट्रॉइंग टीम कल्चर? तो अब इसमें जो है पर्सपेक्टिव क्या है, इसको भी ना अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज इसमें कुछ बहुत सही है, कुछ गलत नहीं है। ये तो मैं पहली बात बता दूं आपको। हाँ। इस पूरे डिस्कशन का जो आउटकम होगा, हमारा पॉइंट ये कि हम अलग अलग पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहते हैं, फिर आप डिसाइड करिए आपको क्या लगता है। इसमें इवन इन आवर ओपिनियन कुछ बहुत ज्यादा कुछ एक प्रॉपर व्हाइट एंड ब्लैक कुछ नहीं है, थोड़ा ग्रे है ये, तो उसको हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन कि क्या टीम वाले ऐसा सोच रहे होंगे, आई डोंट थिंक ऐसा सोच रहे होंगे, या फिर उनको अफेक्ट करता भी है। मुझे नहीं लगता कि शामी को ऐसा लगेगा कि यार विराट कोहली के ऊपर शो दिखाया जा रहा है पर मैंने 5 विकेट लिए, मेरी भी तो 3 इंस्पायरिंग स्टोरी है, मैं डिप्रेशन में था, सुसाइड करने का सोच रहा था, उसके बाद मैंने ऐसा कमबैक करा है जब मैं टीम का पार्ट भी नहीं था प्लेइंग 11 का, तो मेरे ऊपर भी तो शो बनना चाहिए। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है, और टीम में बहुत अच्छी कमराडरी है जो कि हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो फील्डिंग के अवार्ड होता है उसमें देखने को मिलता है। तो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या ये ब्रॉडकास्टर्स जो कर रहे हैं उससे टीम का अंदर का कल्चर अफेक्ट हो रहा है इस टीम का, आई डोंट थिंक सो। बट देन व्हाई डू वी से कि ये टीम का कल्चर अफेक्ट कर रहा है इंडियन क्रिकेट में? बिकॉज अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उससे प्रेसिडेंस सेट हो रहा है फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, और आप कहोगे कि यार कोई इफेक्ट तो हो नहीं रहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो भाई अगर गांधी जी अपना एक गाल आगे करके उस पर चांटा खा ले और फिर कहेंगे कि मैं दूसरा गाल भी आगे कर देता हूँ, उस पर भी चांटा खा लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि चांटा मारने वाला सही था। समझ रहे हो इतनी सी बात?
उनको अफेक्ट नहीं है, उन्होंने दूसरा भी खा लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने चांटा मारा वो सही था, उसने वायलेंस करी है अपने पार्ट। तो पहली बात तो इसको मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली डिस्कार्ड कर देता हूँ इस आर्ग्यूमेंट को कि अगर टीम इफेक्ट नहीं हो रही तो आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं भाई, प्रॉब्लम बिल्कुल है, क्योंकि टीम इफेक्ट हो रही हो ना हो रही हो, बट जो आदमी गलत कर रहा है उसको कॉल आउट करना जरूरी है। सेकेंडली, ये चीज़ मुझे एकदम से स्ट्राइक क्यों करी थी, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली के बारे में पहले बहुत सारे शोज नहीं बने, इनफैक्ट वो सुपर वी करके कार्टून भी बना था एक, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। द प्रॉब्लम इज जब वर्ल्ड कप चल रहा हो ना तब ये क्यों हो रहा है। जो नॉर्मल बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि विराट कोहली के ऊपर शोज आते हैं, एंड आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि तब वो मार्केटिंग वाला चीज समझ में आता है मुझे। बट जब वर्ल्ड कप की बात आ रही है, पूरी कंट्री की बात आ रही है, और आप होस्ट कर रहे हो वर्ल्ड कप, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे थोड़ी बहुत, और इस पर कॉल आउट करना जरूरी है। मुझे याद है, एंड आई थिंक इस पर कोई डिबेट कोई मुझसे करेगा तो मतलब मैं हरा दूंगा डिबेट में, भाई सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, गॉड ऑफ क्रिकेट। जब 2011 का वर्ल्ड कप का नैरेटिव जो उसका था, जो आजकल की जनरेशन है काइंड ऑफ, वो अगर तुम फुटबॉल भी देखते हो तो मेसी के साथ जो हुआ है, तुम काइंड ऑफ उसको एसोसिएट कर सकते हो सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको 10x कर दो बिकॉज वो इंडिया में हो रहा था और तुम इंडियन हो, तो जो फील इमोशनल कनेक्ट जो तुम उससे फील कर पाओगे वो तुम मेसी से नहीं कर पाओगे। तो जब उसका लास्ट वर्ल्ड कप था, आफ्टर प्लेइंग आई थिंक 5 या 4 या 5 वर्ल्ड कप खेलने के बाद, कि अब ये मेरा लास्ट चांस और फाइनल वानखेड़े में है जहाँ पे मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, कैन आई विन दिस वर्ल्ड कप आफ्टर दैट हॉरेंडस 2007 वर्ल्ड कप। जो पूरा नैरेटिव था वो यही था कि हमें सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। युवराज वगैरह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कह दिया था, बट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ब्रॉडकास्टर्स ने ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस करी कि इट इज एवरीथिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर। राइट। और जब सचिन के बारे में नहीं हो रहा ना, तो कोई भी प्लेयर इन द वर्ल्ड की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना, कि इट हैज टू बी एवरीथिंग अबाउट हिम। और वंस अगेन इसमें विराट कोहली की गलती थोड़ी है, उसको क्या पता है भाई ये सब, वो तो उसको जो दिया जा रहा है वो काम कर रहा है बेचारा। गलती इसमें ब्रॉडकास्टर्स की है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ब्रॉडकास्टर्स है, विराट कोहली से नहीं है। तो जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ बैड नैरेटिव फॉर द अपकमिंग क्रिकेटिंग जनरेशन ऑफ इंडिया। आज से 10 साल बाद जो जनरेशन आएगी क्रिकेट खेलने वाली, अगर उनके साथ भी ऐसा होता है कि एक बंदे के ऊपर पूरी टीम बना दी, अब देखो ये टीम तो बहुत अच्छे से ले रही है इस चीज़ को, दे डोंट गेट अफेक्टेड, क्या गारंटी कि आगे जाके इफेक्ट नहीं होंगे, या फिर उनका दिमाग नहीं घूमेगा। ये तो वैसे भी सोशल मीडिया प्रोन इतने ज्यादा लोग हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा तो सोशल मीडिया एज के है ही नहीं। डोंट यू थिंक इट इज बैड? एक तो यहाँ पे मैं नाम लूंगा उस क्रिकेटर का जिससे काफी सिनोनिमस है ये चीज। आई टॉक अबाउट गौतम गंभीर, क्योंकि वो जो चीज कहता है, सी आई नो कि सुनने में वो चीज अजीब लगती है, एंड स्पेशली जब ये विराट कोहली कॉन्टेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, और वो बार बार ही बोलते रहता है वो, हाँ प्लस बार बार बोलते रहता है, बट जो एसेंस है उस बात का वो सही है, वो मैसेज बात का सही है। एंड हमेशा वो यही कहता है कि, और वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कमेंटेटर्स को भी करेक्ट करता है इस बात पे, क्योंकि कमेंटेटर्स भी कई बार थोड़ा इधर उधर घूम जाते हैं। हमेशा यही कहता है कि भाई इट इज़ नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, टीम के बारे में बात हो रही है, एज अ टीम बात करी उस चीज़ की। हमेशा वो यही कहता है, हर बार यही कहता है वो बंदा। एंड जो हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे ब्रॉडकास्टर जो कर रहे हैं, वो इस चीज़ का एकदम ऑपोजिट है। जो भी टीम परफॉर्मेंस कर रही है वो इट इज़ ओनली अबाउट विराट कोहली। तो ऑब्वियसली एज यू सेड कि टीम को अफेक्ट तो नहीं कर रही होगी चीज़, बट पब्लिक को तो करेगी ही करेगी, नेचुरल है। जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी वो आप पे इन्फ्लुएंस होगी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन दिस इज थोड़ा मतलब गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है टू द यंगर ऑडियंस ऑल्सो, ऑल्दो आई गेट कि क्यों करा जा रहा है ये। एंड so explain this, why do you think it is happening? आई थिंक वो पूरा पॉइंट पैसे का है, एंड बेसिकली रिटेंशन कितना होगा उस टाइम पे ऑडियंस का, क्योंकि रिटेंशन से ही अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करते हो। और ओडीआईज का अभी चल भी रहा है कि दे आर डाइंग exactly. बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट है 10 घंटे का पूरे मैच का। तो जो वो छोटा सा गैप है बीच में, उस टाइम में आप कैसे ऑडियंस को रखते हो टीवी के सामने, या जो भी वो डिवाइस जिस भी डिवाइस भी देख रहे हो उसके सामने कैसे एंगेज रखते हो ऑडियंस को, उसी चीज़ पे है ये पूरी चीज़। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सिर्फ इसी रीजन से आई थिंक ये करा जा रहा है। एंड इस टाइम पे क्रिकेट, पूरे क्रिकेट में, इनफैक्ट आई थिंक पूरे वर्ल्ड में अपार्ट फ्रॉम मेसी रोनाल्डो उसके बाद विराट कोहली आता है इसमें सोशल मीडिया ब्रांडिंग वगैरह चीज़ में, उससे आगे कोई भी नहीं है इस टाइम पे। तो इट इज़ आई गेट वाई कि वो ये चीज़ क्यों करेंगे, बट अगेन इंडिया में हो रहा है, इधर भी आपके पास पैसा तो आने ही वाला है तगड़ा वाला, क्योंकि व्यूअरशिप आपकी हर मैच की हो रही है। अब तो हम लोग स्टेडियम्स में भी देखने लग गए कि किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, पूरे भरे भरे स्टेडियम्स हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भरा पैक्ड हाउस है पूरा। तो आई डोंट थिंक कि सी बहुत एक थिन लाइन होती है कब स्पोर्ट को पैसे की तरफ भागना होता है, कब स्पोर्ट को अपने प्रिंसिपल्स मेंटेन करने होते हैं। बहुत थिन लाइन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है ये एक्चुअली में, क्योंकि सबका अलग अलग डिफरिंग ओपिनियन है।
काफी लोग ये कहेंगे कि स्पोर्ट को आगे बढ़ने के लिए ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, बट द पॉइंट इज ऑल्सो फेयर। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड इसलिए ही मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग जो क्रिकेट प्योरिस्ट नहीं होते वो कहते हैं कि टेस्ट फॉर्मेट सबसे पहले खत्म करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे उतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं आती। मुझे उनका भी पॉइंट समझ में आता है, बट द फैक्ट इज कि क्रिकेट का जो स्टार्ट हुआ था वो टेस्ट क्रिकेट से ही हुआ था, उसकी एसेंस है वो। एसेंस है टेस्ट क्रिकेट। तो आप उस चीज को किल नहीं कर सकते चाहे कितना भी पैसा ऑफर किया जा रहा हो आपको एक साइड पे। तो आई थिंक इस चीज को भी थोड़ा वैसे ही देखना चाहिए, स्पेशली बिकॉज इंडिया में है एंड ऑलरेडी आप काफी रेवेन्यू कमा रहे हो एंड हर जगह ऑडियंस आ रही है, इधर पे ऑडियंस देख ही रही है सारे मैचेस। आई डोंट थिंक कि इस हद तक हमें जाने की जरूरत है एज ब्रॉडकास्टर्स ऑब्वियसली कि यू हैव टू मेक एवरीथिंग अबाउट मनी, नॉट जस्ट। मैं विराट कोहली नहीं कह रहा, आई थिंक एवरीथिंग अबाउट मनी, क्योंकि यहीं पे अगर विराट कोहली जगह रोहित शर्मा होता जिसकी ऐसी इस लेवल की हाइप होती तो आई थिंक रोहित शर्मा को करा जाता। इट्स नॉट लाइक विराट कोहली की पर्सनालिटी वैसी है इसलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, गेट नंबर्स लेके आ रहे हैं इसलिए उसको ऑब्वियसली ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बट देन अगेन आप किस हद तक आप पैसे के लिए जाने को रेडी हो, आई थिंक वो चीज़ थोड़ी लिमिट होनी चाहिए। और मुझे लगता है ना कि अगर वर्ल्ड कप हमारी कंट्री में नहीं हो रहा होता तो शायद मैं इतना बड़ा फर्स क्रिएट करता। सेम हाँ, मैं भी नहीं करता। बट क्योंकि हमारी कंट्री में हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई कि वी शुड नॉट मेक एवरीथिंग अबाउट अ सिंगल प्लेयर। तो ऑल्दो जो तुमने कहा कि यार वो कि गेम का एक्सपेंशन जरूरी है, ऑडियंस रिटेंशन जरूरी है, तो उसके लिए किसको रखा जाएगा, जो ऑब्वियसली जिसके सबसे ज्यादा फैंस होंगे उसी को तो रखा जाएगा। तो इट इज अ ट्रेड ऑफ। बट एज अ प्योरिस्ट जो क्रिकेट 15 साल से देखता हुआ आ रहा है, जैसे सचिन को देखा अपने पीक पे, जब मैंने वहां पे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखा तो आई डोंट थिंक एनीबडी डिजर्व्स दैट ट्रीटमेंट। वैसे भी एक टीम स्पोर्ट में इट शुड ऑलवेज बी अबाउट द टीम, शुड नेवर बी अबाउट वन इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर। तो चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो जैसे हमने ना आईपीएल में देखा था इस साल, आईपीएल वाज कंप्लीटली अबाउट एमएस धोनी, कंप्लीटली अबाउट। वहां पे भी वी कॉल्ड इट आउट, मतलब क्योंकि जो मैच सीएसके का नहीं हो रहा ना वहां पर भी आप दिखा रहे हो कि एमएस धोनी का क्या सीन है। एंड आई रिमेंबर जहां पे जैसे मान लो सीएसके का ईडन गार्डन से मैच है कोलकाता से, फिर उसके बाद वानखेड़े में मैच है मुंबई से, तो वहां पे ना उससे रिलेटेड कोई, उस शहर से रिलेटेड कोई धोनी की स्टोरी दिखा रहे थे हर मैच से पहले। तो आई गेट व्हाई यू वुड डू दैट बिकॉज इट वाज एवरीथिंग अबाउट वाज धोनी। और मैं आईपीएल में फिर भी मान जाऊंगा, चलो ठीक है, बट वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा इवेंट है पूरे स्पोर्ट का, उसमें आप ऐसा क्यों करो? सो वुड यू एग्री विद दैट? हाँ, डेफिनेटली एग्री। मुझे लगता है कि अगेन आई वुड से दिस ओनली कि इट इज़ अ टीम स्पोर्ट, मेक इट अबाउट द टीम, स्पेशली व्हेन इट्स इंडिया। क्योंकि हम लोग बाहर कंट्रीज़ में देखते हैं, एंड बाहर मैं इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम भी जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स जो दिए जाते हैं वो मेन प्लेयर्स को ही दिए जाते हैं। या तो आप कमिंस के दे दोगे क्योंकि वो कैप्टन है, या फिर आप स्टीव स्मिथ को दे दोगे क्योंकि वो मेन प्लेयर है। तो बाहर भी अगर जैसे T20 वर्ल्ड कप में अगर कोहली के लिए कहा जा रहा था ये चीज़, तो आई थिंक वो नेचुरल थी क्योंकि वही नंबर्स लाएगा, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, उसमें जो नंबर्स लेके आएगा वो विराट कोहली होगा बंदा। तो इसलिए आई डोंट केयर, बट एज लॉन्ग एज इट्स इन इट्स इज इट द कॉम्पिटिशन इज इन इंडिया, आई डोंट थिंक ये चीज़ होनी चाहिए। तो वही है कि क्योंकि ना ये बहुत नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट है और बहुत ऑफेंसिव भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और बहुत ही लॉजिकल भी हो सकती है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे लिसनर से कि एक बार अपना पर्सनल बायस एक सेकंड को हटा के इस पूरे सेगमेंट को सुने आप दोबारा, फिर आप डिसाइड करें आपको क्या लगता है, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स। बट अब चलते हैं यूसीएल पे, 3 मैचेस डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों को, उसमें भी काफ़ी कुछ हिस्टोरिक चीज़ें हुई है। बारसा की बात करनी है, पीएसजी की बात करनी है, सिटी की बात करनी है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद बारसा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ना स्टार्टिंग से कुछ भी चीज़ मुझे सही नहीं लगी, चाहे वो लाइनअप्स की बात कर ले, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात कर ले, थोड़ा मैं कंफ्यूज था कि क्या चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप फर्स्ट, बिकॉज फाइनली हम लोग देखते हैं कि चावी वापस अपने 4-3-3 के सिस्टम में वापस आ गया था। बट यहाँ पे जो सिलेक्शन थे वो थोड़े से क्वेश्चनेबल थे। पहले बात तो लेवेंडोस्की, फरान टोरेस और रफीनिया हमारे फॉरवर्ड 3 थे। बीच हमारे पास गुंडोगन, गावी और रोमेयो थे, क्योंकि पेड्री अभी स्टार्ट कर नहीं सकता, तो आई अंडरस्टैंड। हाँ, बट डिफेंस में मार्कस अलोंसो स्टार्ट करने का क्या पॉइंट था? मुझे पता है, एक्चुअली में लगता है कि बारसा ने थोड़ा लाइटली लिया गेम। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शख्तार है, सोच रहे होंगे हम लोग ऑलरेडी 9 पॉइंट ले चुके हैं, तो व्हाई नॉट रेस्ट सम प्लेयर्स और थोड़ा इजी गेम लेते हैं। मतलब फिर अराहो और क्रिस्टियनसन स्टार्ट कर रहे थे, वो भी मुझे समझ में आता है। बट एक दो जो चीजें करी है ना इन लोगों ने, पर्टिकुलरली अलोंसो का, जो हमें पता है कि यूरोप में कितना गंदा रिकॉर्ड उसका रहा है हमारे साथ, इट वॉज क्लियरली शोइंग कि ये मैच हम लोग थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं, कि अब अपना जो एनर्जी है और जो मेन टीम है उसको लालिगा के लिए बचा के रखते हैं। दिस इज दैट वन गेम जो कि हम लोग शायद वी कैन गेट अवे विद इजीली। फिर पोर्तो आई, उसके लिए हम लोग अपनी प्रॉपर टीम खिला लेंगे। राइट। तो पहली बात तो मुझे लाइनअप से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लाइनअप वाज अ मिरर इमेज ऑफ आवर अप्रोच इन दिस गेम। दिख गया उससे। आई थिंक मेन बात वो भी है ना कि एक तो अवे गेम था भाई, अवे गेम आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? इवन आई थिंक शख्तार का स्टेडियम जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है,
आई नो उस लेवल का नहीं है जितनी कुछ गलाटासराय जैसी टीम्स करती हैं, क्योंकि वो थोड़ी पागलों वाली हरकत तक आ जाते हैं. बट शख्तार भी भाई, आई डोंट थिंक एन अवे मैच अगेंस्ट शख्तार इज ऑलवेज गोइंग टू बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट दैट ईजी. तो आई गेट वाई यू वुड से कि थोड़ी मेन टीम सॉर्ट ऑफ खिलानी चाहिए थी, स्पेशली क्योंकि फुल बैक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बार्सिलोना के. जो भी सिस्टम है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. बाल्डे जो भी जॉब करता है वी ऑल नो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है वो. तो उसकी जगह अलोंसो खेलना, जिसकी हिस्ट्री ऐसी रही है, स्पेशली चैंपियंस लीग में भी कितनी बार उसने हरकत करी है बारसा के साथ. आई डोंट गेट वाई कि उसने स्टार्ट करा. अब माइंड अगर आज हम जीत जाते हैं तो हम ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके होते हैं राउंड ऑफ 16 के लिए, आफ्टर 2 हॉरेंडस ईयर्स इन द यूरोपियन चैंपियनशिप, जहाँ पे हम देखते हैं कि मेसी के जाने के बाद से हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे. फाइनली आज वो दिन आ जाता, बट कुछ मनहूसियत लग गई दोबारा, कुछ कर्स लग गया एंड इट वाज नॉट मेंट टू बी टुडे. अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें यार, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, पूरे हाफ में मुझे एक भी प्रॉपर चांस नहीं दिखा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक स्पॉइलर दे दूं, सेकंड हाफ में भी कोई चांस नहीं दिखा. ओके. स्टार्टिंग से ही बार्सिलोना के पास पोजीशन ज्यादा था, विच वाज नेचुरल, बट एक ना बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही थी शख्तार डोनेट्स्क की, स्पेशली इन द अर्ली मिनट्स ऑफ द गेम. 20th मिनट तक तुम कह सकते हो कि भाई काउंटर पे लॉन्ग बॉल डालेंगे हम लोग लेफ्ट विंग पे, एक वहां से वो बंदा भागते हुए जाएगा कैंसेलो को बीट करते हुए और टाइट एंगल से एक शॉट लेने का ट्राई करेगा. ऐसे ही 2-3 गोल हमारे बचे हैं इसी मामले में, जो कि आराम से गोल हो भी सकते थे. थोड़ा सा लग काम कर जाता शख्तार डोनेट्स्क का. तो अब बारसा का मैं मतलब ये ना पूरा जो फर्स्ट हाफ था स्पेसिफिकली, ये पूरा गेम बारसा के राइट विंग पे बना है, जो कि शख्तार का लेफ्ट विंग भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आमने सामने है. बेसिकली रफीना और कैंसेलो वाला जो विंग था, मतलब सारे अटैक आप रफीना के थ्रू ही देख रहे थे. ऐसा लग रहा था कि अलोंसो तो कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकता लेफ्ट विंग पर, क्योंकि बाल्डी यूजुअली होता है तो वो आगे जाता है. हाँ. और सेंटर से भाई लेवेंडोस्की तो घोस्ट कर रहा था यार, मैं क्या बोलूं. मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी था कि वो मिडफील्ड में भी ड्रॉप कर रहा है टू ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन द गेम, बट ही हैड अ वेरी बैड गेम इन माय ओपिनियन यार. मतलब 29 टचेस पूरे गेम में थे सिर्फ, टर स्टेगन से कम टचेस थे उसके. हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? एंड अगर आपको नहीं पता है, लेवेंडोस्की की ये वर्स्ट स्ट्रीक है इन 10 years. उसके आखिरी के 6 यूसीएल गेम में उसने एक भी गोल नहीं मारा. आई थिंक इट्स टाइम कि हम लोग थोड़ा कॉल आउट करने लग जाए लेवेंडोस्की को. आई नो कि हमने पहले पॉडकास्ट में भी कहा हुआ है कि एट वॉट टाइम डू वी स्टार्ट थिंकिंग कि ये एज फैक्टर नहीं, ये एज फैक्टर एक्चुअली में इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉर्म. भाई ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इस बात को. एंड लेट मी रिमाइंड यू कि जो लास्ट सीजन जो लेवेंडोस्की पिचिची जीता था, दैट वाज ओनली बिकॉज उसने अपना फर्स्ट जो वर्ल्ड कप से पहले का सीजन था वो बहुत अच्छा खेल दिया था. बहुत ही अच्छा खेल. हाँ एग्जैक्टली. उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस थी, आई थिंक इजीली बेंजेमा जीत जाता पिचिची. तो अगर इस बात को, क्योंकि अब नवंबर आ चुका है, दिसंबर आने वाला, अगले महीने दिसंबर में ही वर्ल्ड कप था, अगर ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, आपकी वेजेस भी काफ़ी हाई हैं, आप मेन स्ट्राइकर हो, यू आर सपोज टू बी दैट गाय. अगर अभी भी आप अपना गेम अप नहीं कर पा रहे, देन वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट भाई. एंड कब तक हम ये एकदम फ्री चांस देते रहेंगे कि नहीं भाई तू कैसा भी खेल रहा है खेल, हम स्टार्ट तो कराने वाले हैं तुझे. मतलब मैं ये जो वेजेस वाला जो पूरा बात आ जाती है ना, मुझे वो थोड़ी अनफेयर लगती है प्लेयर्स पे. ओके. बिकॉज मतलब भाई अगर उन्हें मिल रहा तो डीप डाउन दे हैव अर्नड इट आल्सो. तो मैं मतलब वेजेस इतने दिए और ये लोग पैसे इसलिए गोल नहीं मार पा रहे, मुझे वो आर्गुमेंट थोड़ा अनफेयर लगता है प्लेयर्स के ऊपर. भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिमाग में ये चीज़ होती होगी भाई. मतलब दिमाग में होती है, बट इट इज नॉट फेयर इज व्हाट आई एम सेइंग. कि ओके, अगर तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, उसको तुम लेके क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि तुम्हें इतने पैसे दे रहे हो, तुम गोल क्यों नहीं मार रहे हो. भाई गोल मारने के लिए बहुत फैक्टर्स लगते हैं. तो आई थिंक वो एक बिलो द बेल्ट वाली आर्गुमेंट हो जाती है पैसों वाली लेके. तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा. एंड लेवेंडोस्की आई थिंक इज अ वेरी प्रोफेशनल गाय. आई वोंट क्वेश्चन एनीथिंग ऑन दैट. ऐसा होता है कि पैसे ले रहा हो, प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा रहा, तब पैसे क्वेश्चन करना सही बनता है, जैसे कि डेम्बेले का था. बट इस सिचुएशन में आई वोंट क्वेश्चन द मनी हियर. द पॉइंट इज कि फॉर वट एवर रीजन ही इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द चांसेस ही इज गेटिंग. इनफैक्ट अब तो इन्वॉल्वमेंट इतना कम हो गया है, पूरे मैच में उसने सिर्फ 2 शॉट लिए और एक भी टारगेट पे नहीं था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बार्सिलोना का पहले हाफ में एक भी शॉट टारगेट पे नहीं था और टोटल शॉट्स भी कम थे, डिस्पाइट हैविंग अराउंड 70% पोजीशन, 60-70% पोजीशन था. ओके. फिर भी शख्तार के शॉट ज्यादा थे और 40th मिनट पे फिर एक गोल भी आ जाता है बहुत बढ़िया, जहाँ पे एक राइट विंग से क्रॉस आता है और एक हेडर आता है. टर स्टेगन को बीट कर देता है वो फार पोस्ट पे. वोंट रियली say much about Ter Stegen in that. I think ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था. But the play preceding that, लेफ्ट विंग से एक लॉन्ग बॉल डालते हैं, डायगनल लॉन्ग बॉल डाली जाती है राइट विंग पर, जो कि अल्टीमेटली फिर वो राइट विंग से ही क्रॉस आता है. जो डायगनल बॉल डाली थी लेफ्ट विंग से, जो 2 डिफेंडर्स आ रहे थे बारसा के पीछे, भाई ऐसा लग रहा था कि सो रहे हो क्या, या फिर
मतलब मैं चलो कह सकता हूँ कि बहुत ऊपर से आ रही है तो तुम शायद बॉल विन नहीं कर पाते, बट जब बॉल लैंड कर गई है बंदे के पैर पे, उसके बाद तो चढ़ने जाओ। इतना कैजुअल लग रहा था कि ये कैजुअल अप्रोच ही मुझे क्वेश्चन करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप इंटेंसिटी व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल। एक होता ना कि तुमने 3-4 गोल मार दिए फिर की इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी कि चलो अब तो हो ही गया गेम। जब तक तुमने गोल ही नहीं मारा तो तुम इंटेंसिटी किस बेसिस पे ड्रॉप कर रहे हो भाई? क्या हक बनता है? राइट। तो वो प्लेयर्स को क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कि किस माइंड फ्रेम से आप खेल रहे थे इस गेम को। आप सो रहे थे क्या वहां पे डिफेंडिंग करते वक्त? एंड आई थिंक शाख्तार डिजर्व्ड दैट गोल भाई, बिकॉज दे वर द बेटर टीम इन दैट हाफ। और सेकंड हाफ में भी हम लोग रिपीट ही देखते हैं, बिकॉज आते ही शाख्तार डोनेट्स्क स्टार्टेड क्रिएटिंग मच मोर चांसेस वंस अगेन एज अपोज टू अपना बार्सिलोना। एंड आई थिंक विद इन 10 मिनट्स इन द सेकंड हाफ 4 सब्स्टिट्यूशंस कर भी दिए, विच शोड कि चाबी एकदम से अपना प्लान को समझ गया कि काम नहीं कर रहा मेरा। तो ही वेंट टू अपना पेड्री को ले आया, जॉ फिलिक्स को ले आया, आई थिंक एक दो और लोग भी थे, मैं नोट भी कर रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाल्टे को ले आया था, लमीन यमाल को ले आया, चारों को ले आया था। तो बेसिकली फॉरवर्ड लाइन से सब हट गए थे। लेवेंडोस्की वगैरह भी बकवासी खेल रहे थे उस टाइम पे, ऑल्दो ही वाज प्लेइंग, एंड अपना अलोंसो को हटा दिया गया था। बट इट डिड नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज उसके बाद भी क्वाइट फ्रैंकली जब से 4 सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं, दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट स्टिल। पूरे मैच में सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट है। और यू विल बी सरप्राइज सुनो कि बार्सा जैसी टीम जो कि 1-0 हार रही है, आखिरी के 10 मिनट में जब प्रेशर करना शुरू करता है आदमी, उसमें भी जो है उन्होंने एक भी शॉट टारगेट पे नहीं लिया, इतनी अटैकिंग प्रोग्रेस होने के बाद भी। शाख्तार डोनेट्स्क का तुम कह सकते हो कि भाई डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, एक जो भी था, बट यू हैव टू हैव दैट क्वालिटी यार कि आप एटलीस्ट एक चांस तो क्रिएट कर पाओ। राइट। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? मतलब मुझे भी लगता है क्योंकि जब भी यूसीएल मैचेस आते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आई नो कि वो एंटवर्प से वो 5-5 वाला सीन हुआ था उनका, बट देन अगेन दैट वाज एंटवर्प, एंड इस टाइम पे एंटवर्प के 0 पॉइंट्स है, दैट काइंड ऑफ टेल्स यू कि कितनी वीक टीम है वो। बट जैसे भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिक्चर्स आते हैं, जैसे अभी शाख्तार वाला आया है, पोर्तो वाला मैच भी आई रिमेंबर जब हमने बात करी थी कि पोर्तो ईजिली जीत सकती थी वाला मैच, तो ऐसा लगता है 1-0 जीते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्लेयर्स में कुछ ना कुछ वो मेंटालिटी शिफ्ट आता है जब भी यूसीएल पे आता है और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फिक्चर्स होते हैं। इस चीज को ना ब्रेक डाउन करेंगे अभी, क्योंकि चाबी ने भी कही ये चीज। ओके। बिफोर दैट एक और बहुत ही स्क्रीमर टाइप का एक गोल आ गया था, बैंगर गोल आ गया था शाख्तार डोनेट्स्क का, जो कि कर्लर था, ऑफसाइड हो गया। राइट। एंड अल्टीमेटली बादशाह के 13 शॉट्स थे टेकन गेम के एंड होते तक, एक ही ऑन टारगेट, सिर्फ एक ऑन टारगेट, विच शोड कि मतलब अर्जेंसी दिखाई थोड़ी बहुत, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? देयर इज जीरो एफिशिएंसी। तो ऐसी अर्जेंसी का पॉइंट भी क्या है? और एक जो अब जो तुमने कहा, बिकॉज मैच तो चलो हार गए एंड ह्यूमिलिएटिंग लॉस है ये बहुत बड़ी। चावी का एक स्टैट निकल के आया है, ही हैज लॉस्ट 5 यूसीएल ग्रुप स्टेज गेम्स अभी तक, सिर्फ 2.5 सीजन में। इट इज द वर्स्ट फॉर एनी मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना। ओके। टाइड है किसी के साथ वो। इससे ज्यादा ग्रुप स्टेज गेम्स यूसीएल के कोई भी मैनेजर कभी नहीं हारा बार्सा की हिस्ट्री में। चावी ने अभी से वो इक्वल कर दिया, सिर्फ 2.5 सीजन हुए हैं। एंड चावी से पूछा गया मैच के बाद, तो वो कहता है कि हमारे प्लेयर्स में कुछ मेंटल ब्लॉक आ जाता है। भाई मुझे ये बताओ, ये मेंटल ब्लॉक किस बेसिस पे आ रहा है? हाँ। और कहाँ से आ रहा है? आई थिंक स्पेसिफिकली अब तो वो आनी ही नहीं चाहिए वो चीज़, क्योंकि जो भी वो पास वाले प्लेयर्स है जिनने वो पास ट्रॉमा देखा था पिछले सालों से, कितने सारे अपसेट्स देखे थे, सब जा चुके हैं इस टाइम पे। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप बड़ी टीम से अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमने देखा था कि कितनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी थी बार्सिलोना ने अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो कि हमेशा सेमीज तक तो जाती है वो टीम। तो ये मेंटल ब्लॉक कहाँ से आ रहा है, और ये मेंटल ब्लॉक इतने यंग प्लेयर्स में अभी से क्यों आ रहा है? और चाबी को लाया किस लिए गया था? सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही थी ना, राइट, कि आई वांट टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स। I'm still not saying कि चाबी को बाहर कर दो या something like that, but you have to question him as a manager यार। जो अंधभक्ति हो रही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आदमी गलत है वहाँ पे क्वेश्चन करो, क्योंकि ऐसे फ्री पास दे देना किसी मैनेजर को वो सही नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा लेजेंड हो। एंड पता है द थिंग इज कि why it kind of makes things complicated now, एंड चाबी आउट वाले सीन पे भी आई वुड से दिस, क्योंकि अब जो ग्रुप स्टेज की जो भी इनका ग्रुप है उसकी जो स्टैंडिंग्स है, पोर्तो और बार्सिलोना टाइड है पॉइंट्स पे, 9 पॉइंट्स है दोनों के, जीडी भी सेम है, 6 का जीडी है। इट इज जस्ट बिकॉज कि पहला मैच बार्सिलोना जीत गई थी 1-0, इसलिए अभी इस टाइम पे हेड टू हेड की वजह से बार्सिलोना ऊपर है। तो जो नेक्स्ट मैच होने वाला है पोर्तो और बार्सा का, दैट विल प्रोबब्ली बी द डिसाइडर कि कौन टॉप करने वाला है। एंड द फैक्ट कि आप इस ग्रुप में भी इफ यू आर काइंड ऑफ
you're kind of having to fight for that spot क्योंकि it should come very naturally It right is now. the easiest group in ages. हाँ, for in Barcelona. ages, exactly. बहुत टाइम के बाद हमें इतना easy group मिला है. प्लस कितना भी हम कह ले कि इंजरी वाला सीन है, क्या सीन है, एनी डे कितनी भी इंजरीज हो आप इन सारी टीम से बेटर ही हो. आप एक तो जो बारसा फैंस अपने दिमाग में एक्सक्यूज बना रहे हैं कि भाई इंजरीज है या फिर रेफरीज हमारा साथ नहीं देते, ये सब सारे वहम है तुम्हारे यार. क्योंकि जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस चीज से ऊपर उठ जाओ. बार्सिलोना की बी टीम भी सपोज टू बी 10 times बेटर देन शख्तार डोनेट्स्क. भाई तुम देखो तो तुम किससे हार रहे हो? बायर्न से थोड़ी हार रहे हो इस बार, शख्तार डोनेट्स्क से हार रहे हो यार. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, एब्सोल्युटली नो एक्सप्लेनेशन. एंड जैसे हमने चावी की बात करी या फिर लेवेंडोस्की की बात करी जो कि दे आर सपोज टू बी द लीडरशिप फिगर्स इन द ड्रेसिंग रूम, अगर यही लोग वो चार्ज नहीं ले पाएंगे तो फिर कौन रिजल्ट लाके देगा? और गाइस लाइक गुंडोगान एंड लेवेंडोस्की जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड यूरोपियन विनर्स हैं, तुम्हारा काम क्या है? और यही तो काम है कि तुम्हें वो मेंटालिटी इंस्टिल करके देनी है. आई थिंक द बिगेस्ट रीजन व्हाई गुंडोगान वाज ब्रॉट हियर वाज बिकॉज ऑफ दिस, कि मिडफील्ड में वो मेंटालिटी लाके देगा हमें. राइट. सेम फॉर लेवेंडोस्की, क्योंकि एज तो उसके बहुत कोई कम थी नहीं कि उसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरह लेके आ रहे हो. When he came to Barcelona, he came as the best striker in the world. हाँ. उसके बाद उस सीजन में फिर हालैंड ने वो टाइटल छीन लिया. बट जब वो पिछले साल आया था तो he had the golden boot, was the best striker in the world for sure. जो आप डिप दिखा रहे हो, it is not justifiable यार. और कितना भी बड़ी रेपुटेशन हो, you are not मेसी और रोनाल्डो, you are droppable. तो I'm not saying कि अभी तुरंत ड्रॉप कर दो, बट वो सर के ऊपर जो वो होता है ना कि पट्टा जो लटक रहा होता है कि भाई अब कर ले कुछ, ऐसे नहीं कि फ्री में मिल रहा, फ्री पास नहीं मिल रहा, वो सीनियर प्लेयर्स पे और चावी दोनों पे होना चाहिए. हाउ डू थिंक चावी की सिचुएशन सॉल्व हो सकती है? सी आई थिंक कि स्पेसिफिकली चावी के लिए जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि एट टाइम्स, क्योंकि लास्ट सीजन हमने देखा था, इस सीजन उसने थोड़ा इंप्रूव करा इस चीज़ पे, जो उसकी इन गेम मैनेजमेंट होती है. इस सेम चीज़ के लिए मैं टेन हैग को भी कॉल आउट करता हूँ कि आपके सब्स्टिट्यूशंस आते तो आते, आई नो कि वो उसने 4 सब्स्टिट्यूशंस अभी तुरंत ही कर दिए थे आफ्टर इन द सेकेंड हाफ. द पॉइंट इज कि आपका ए गेम इतना ज़्यादा, जो ए प्लान था आपका वो इतना वीक था कि आप बिल्कुल ही आप बेसिकली अपने आप को इम्पोज नहीं कर पाए अगेंस्ट द ओपोनेंट. एंड आई डू थिंक कि वो अवे वाली जो अवे वाला पॉइंट आता है ना कि एक अवे गेम है, वहाँ पे बार्सिलोना के साथ हमेशा ही होता है यार. पर अभी जैसे वो मेंटालिटी वाली बात करें, अभी वो रिसेंटली तो गेम हुआ था जहाँ पे हमने वो 2 गोल 3 गोल मार दिए थे 80 मिनट के बाद, जो कैंसिलो ने 2 गोल मारे थे. हाँ. 1 गोल मारा था, नहीं, 2 पर गोल मैंने मारे उस मैच में भी, इफ यू रिमेंबर, मैंने उस मैच में भी कहा था कि इस चीज़ पे बार्सा को रिलाई नहीं करना चाहिए क्योंकि दिस विल नॉट हैपन. नहीं, बिल्कुल रिलाय तो नहीं करना चाहिए, बट इट इज अ प्रूफ ना कि आपके पास नेवर गिव अप वाली मेंटालिटी है. तो यार मुझे लगता है वो नेवर गिव वाली मेंटालिटी ऑल्सो काइंड ऑफ कम्स डाउन टू इंडिविजुअल्स. उस टाइम पे इंडिविजुअल्स क्यों नहीं दिख रहा मैं यूसिल में? नहीं, मेरा पॉइंट वही है कि जो इंडिविजुअल वाला गेम भी हम लोग कह रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो इतना फ्रीक्वेंटली हमें दिखेगा कि आपकी टीम पूरी एकदम ही डाउन बैठी हुई है और सडनली कोई एकदम से आके मार देगा. आई थिंक दैट इज, वी आर सेइंग दैट बिकॉज वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू सीइंग मेसी और रोनाल्डो डू दैट ओवर द ईयर्स, स्पेशली इन बार्सिलोना, क्योंकि मेसी आउट ऑफ नो वेयर कैन स्कोर अ गोल, चाहे वो सब्स्टिट्यूट होके आ रहा है, चाहे पहले से स्टार्टिंग में खेल रहा है. इफ ही इज हैविंग अ वेरी बैड गेम, 89 मिनट्स बहुत गंदे गए, 90 मिनट पे गोल मार देगा या फिर कुछ क्रिएट कर देगा. इस टाइम पे बार्सिलोना उस चीज़ से लाइक उनका ऐसा कोई प्लेयर है नहीं इस टाइम पे जो भी एक काइंड ऑफ जो थोड़ा सा रेप्लिकेट कर रहा था उस चीज़ को. पेड्री ने करा था लास्ट सीजन, वो भी इस टाइम पे इंजर्ड है या उस फॉर्म पे नहीं है इस टाइम पे. एंड लेवेंडोस्की वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से वो आया मैं शायद 2-3 ही ओकेजन ऐसी बता सकता हूँ जिसमें उसने ये चीज़ करके दिखाई है, स्टेप अप कराओ. आई डोंट थिंक कि उसके अलावा ये चीज़ उसने करी है. आई रिमेंबर कोई एक गेम था जिसमें उसने लास्ट में 2 हेडर मार दिए थे, वो मिलान के अगेंस्ट. हाँ, बट वो भी हार ही गए थे अल्टीमेटली मैच. तो आई थिंक ये जो मैच विनर्स वाला पॉइंट है, आई काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम गुंडोगान मोर दैन लेवेंडोस्की राइट नाउ, क्योंकि लेवेंडोस्की काफ़ी ज़्यादा स्लम में बहुत टाइम से है. बट गुंडोगान ने अभी इसी टाइम पे कॉल आउट करा है टीम को, तो आई काइंड ऑफ थिंक कि वो उस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ाना चाहेगा, दिखाना पड़ेगा. एंड मतलब गुंडोगान को मैं थोड़ा सा इस टाइम पे आई कैन कट हिम सम स्लैक, क्योंकि अभी अभी टीम में आया है तो वो मेंटालिटी भी एकदम से शिफ्ट नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेगा शिफ्ट होने में. बट फॉर चावी आई थिंक ये बहुत डीप कंसर्न्स है. आप ला लीगा में परफॉर्म कर पा रहे हो अगेंस्ट क्वालिटी टीम्स, वो सेम चीज़ आप यूसीएल में क्यों नहीं रेप्लिकेट कर पा रहे? इतनी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्या आ जा रहा है? आई डोंट थिंक इट्स अबाउट टैक्टिक्स, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द प्लेयर्स, इट्स जस्ट अबाउट मेंटालिटी. क्योंकि प्लेयर्स आप ला लीगा में उससे 10 गुना बेटर फेस कर रहे हो कॉम्पिटिशन अगेंस्ट रियल मैड्रिड. अगर आप वो इसी मिडफील्ड के साथ वो चीज़ कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे आपको बहुत ईजिली वो चीज़ कर देनी चाहिए. पूरा 70-80% पोजीशन के साथ आपको बहुत सारे चांसेस क्रिएट करने चाहिए. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द मेंटालिटी. तो बहुत इट्स हाई टाइम, क्योंकि 2.5 सीजन हो चुका है. चावी नीड्स टू वर्क ऑन दिस
एंड शो दिस, क्योंकि अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि अगर ये सेकंड आ गए बाई चांस इस ग्रुप में तो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है चाबी हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड सेकेंडली अगर आप करते भी हो तो राउंड ऑफ 16 में आपको टफ ओपोनेंट मिलने ही वाला है, तो आप अल्टीमेटली राउंड ऑफ 16 में भी कोई सॉर्ट ऑफ इजी ओपोनेंट मिल गया फिर उससे बाहर हो गए तो अगेन क्वेश्चन ऑन चाबी। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ ही हैज़ टू शो दैट he has the capabilities to perform in UCL as well, to take Barcelona to the next level. I think in this modern age जहाँ पे मैनेजर इतना जल्दी चेंज होते हैं, there is a genuine shout कि अगर चावी ने इस सीजन रिजल्ट्स नहीं दिए हाँ तो फिर शायद genuinely discussions होंगे। आप पे इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, you have to replicate that also. Right? ऐसा नहीं कि आपको प्लेयर्स नहीं मिले, हाँ, exactly. ऐसा नहीं कि प्लेयर्स बिल्कुल ही नहीं मिले, अच्छे प्लेयर्स आपके पास हैं, बहुत तगड़ी टीम है आपके पास, तो टीम का भी बहाना नहीं है। बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अपना नेक्स्ट गेम व्हिच इज अबाउट PSG एंड AC मिलान। यहाँ पे क्या हुआ भाई? सी मिलान में मैच था पहले, तो अवे मैच था, एंड इस टाइम पे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेबल है वो यही है, PSG, AC मिलान, डॉर्टमुंड और न्यूकासल का, क्योंकि सब एक एक पॉइंट पीछे हैं एक दूसरे से। एंड ये गेम एक्चुअली बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, जो कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, अच्छा, स्पेसिफिकली फ्रॉम AC मिलान, क्योंकि हमने देखा है कि वो चांस बनाते पर गोल नहीं मार पाते अल्टीमेटली। एंड PSG, आई वॉज काइंड ऑफ थिंकिंग कि धीरे धीरे थोड़ा अपने फॉर्म में आ रहे हैं अंडर लूचो, एंड धीरे धीरे वी कैन सी कि दे कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड ब्रिंगिंग इन द जो भी इनके विन्स होती हैं इनकी। बट यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 4-3-3 के साथ जाती है दोनों टीम्स। PSG ने अगेन विद द फ्रंट थ्री ऑफ कोलू मुआनी, एम्बापे एंड डेम्बेले। कोलू मुआनी का भी मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ओकेजन्स पे इम्प्रेस करा नहीं है, एंड गोंसालो रामोस इज कंटिन्यूसली नॉकिंग द डोर। तो आप कब उसको चांस देते हो, क्योंकि गोंसालो रामोस को चांस मिल ही नहीं रहा इस टाइम पे, और हमेशा सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है, स्टार्ट अब उससे करा नहीं रहे हो, तो कोलू मुआनी के लोग कितना स्लैक अप दे सकते हो उसको, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पीछे हम लोग जायर एमरी जो था उनका 16-17 साल वाला बंदा, वो उनका काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है सिस्टम के अंडर, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है वो खेलता है, उगारते खेलता है, विटीनिया खेलता है। पीछे हम देखते हैं लूकास हर्नांडेस खेलता है, मार्किनोस ऑब्वियसली खेलेगा ही खेलेगा, एंड स्क्रीनियर खेलता है, एंड हकीमी खेलता है, एंड पीछे ऑब्वियसली डोनारूमा होता है। तो मैच स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा होता है, दोनों टीम्स काफ़ी अटैकिंगली खेल रही होती हैं। ओवरऑल फर्स्ट हाफ में भी, इनफैक्ट थ्रू आउट द गेम PSG ने पोजीशन काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रहा था, हमेशा 60 समथिंग में उनका पोजीशन था। बट द फैक्ट इज कि जो चांसेस बना रही थी AC मिलान, डिस्पाइट हैविंग लेस पोजीशन, 30s में पोजीशन है आपका, उसके बाद भी आप क्वालिटी चांसेस बना रहे हो इक्वल टू दोज ऑफ PSG's। इक्वल नहीं, यहाँ पे तो शख्तार ने तो उतने पोजीशन में और बेटर बना दिया, राइट। वो तो बार्सिलोना भी तो है बट AC मिलान काफ़ी अच्छे चांसेस बना रही थी, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट। बट हम लोग 9th मिनट पे देखते हैं कि स्क्रीनियर का गोल आता है, मतलब अच्छा गोल था। आई डू थिंक कि थोड़ा इजी गोल, मतलब थोड़ा लकी गोल हो गया, क्योंकि कॉर्नर लेते हैं, मार्किनोस हेडर मारता है गोल मारने के लिए, पर वो थोड़ा पीछे बाउंस होती है, फिर स्क्रीनियर को ऐसे मजे में टैप एंड टाइप का हेडर मिल जाता है, तो वो गोल आता है। आई थिंक थोड़ी अनलकी थी वहाँ पे मिलान, वरना गोल होता नहीं वो। बट बहुत अच्छा रिप्लाई करती है मिलान बिल्कुल भी अपने मलान क्या था भाई मैं डेविड मलान बिल्कुल भी अपने हेड्स डाउन नहीं होने देती। विद इन 3 मिनट्स राफेल लियाओ का गोल आता है। अब यहाँ पे आप जाके गूगल पे देखोगे तो कह तो देगा बाइसाइकिल किक है, बट वो भाई वैसी बाइसाइकिल किक नहीं थी। द पॉइंट इज कि काउंटर पे मिलान जाती है अटैक करने, जिरू को एक शॉट लेने का चांस मिलता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स, वहाँ से वो शूट लेता है, डोनारूमा अच्छा सेव करता है, बट द पॉइंट इज कि वो डिफ्लेक्ट करता है, बॉल ऊपर जाती है, एंड फिर वो नहीं होता कि खड़े खड़े बाइसाइकिल मार दी गिरते हुए, पीठ लगते हुए बाइसाइकिल की मार दी, वो मारता है। बट हाँ ठीक है, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि राफेल लियाओ को हमने बहुत बार क्रिटिसाइज करा है कि इसके तरफ से गोल नहीं आया, अच्छे चांसेस मिस कर रहा था, अच्छे चांस मिस करें, तो फाइनली गोल आता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्टार्ट मिलती है AC मिलान को भी। उसके बाद हम लोग इन द फर्स्ट हाफ देखते हैं कि एम्बापे को भी थोड़े चांसेस मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछेंगे एम्बापे का गेम कैसा गया। भाई आई वुड से एम्बापे का गेम अच्छा गया, काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा था, वो जो एकदम रॉ पेस दिखती है ना उसकी, जो भी थोड़ी दूर बॉल है वो दूसरे डिफेंडर से पहले आके छीन लेगा बॉल, वो दिख रही थी, लग रहा था कि गोल आएगा एम्बापे की तरफ से। बट अगेन आई हैव टू कॉल आउट दिस हैबिट ऑफ हिज, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, जो सेल्फिशनेस होती है उसकी, क्योंकि 2-3 बार ऐसा चांस बना था जब इवन सेकेंड हाफ में जब गोंसालो रामोस रन बना रहा था, उसने कटबैक नहीं करा, इंस्टेड ही चोज टू शूट फ्रॉम अ 0 डिग्री एंगल। ये तो मेसी फैंस बहुत बार रिलेट कर पाएंगे इससे, 2 साल PSG में जो देखा है भाई। बट आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू डू हैव टू रियलाइज कि 0 डिग्री से तो लिटरली 0.something% का चांस होगा, 0.000 जब मेसी को कटबैक नहीं करा तो गोंसालो रामोस कौन है? हाँ एक्चुअली में वैसे। एंड एक और चांस बनता है डेम्बेले का, वो भी काफ़ी अच्छा था। पीपल विल ऑल्सो आस्क डेम्बेले कैसा था, वो भी काफ़ी थ्रेटनिंग लग रहा था, बट एज यूजुअल वो फाइनल प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहा था डेम्बेले।
एक वो पोस्ट पे क्रॉसबार पे मारता है एकदम कोने में, वो भी बहुत ही तगड़ा शॉट था, एकदम कर्लर था फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, बट वो गोल नहीं हो पाता अल्टीमेटली। डेम्बेले का अभी तक गोल असिस्ट नहीं आया ना? नहीं आ चुका है, अब आ चुका है, वो 007 हो गया तो उसके बाद मारा उसने उसके बाद। बट फर्स्ट हाफ के स्टैट्स की बात करें तो 63% पोजीशन था पीएसजी का एंड 1.5 XG क्रिएट कर चुके थे। बट मिलान ने 37% पोजीशन के साथ 1.05 का XG क्रिएट कर दिया था। वाह। तो इट जस्ट टेल्स यू द फैक्ट कि कितना ज़्यादा अच्छा खेल रही थी मिलान, स्पेशली जो उनके सेट पीसेस के थ्रू जो उन्होंने अटैक करा इस बार, वेदर इट बी कॉर्नर्स, आउटसाइड से भी वो लॉन्ग थ्रो बॉल्स लेके जो चांसेस क्रिएट कर रहे थे, एंड फ्री किक्स में स्पेशली जो थियो फर्नांडिस ने फ्री किक्स ली हैं वो काफ़ी अच्छी थी एंड जेन्युइनली अंदर जा सकती थी इफ नॉट फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डोनारुमा। अभी पीएसजी में फ्री किक टेकर कौन है? पीएसजी में आई थिंक 2-3 लोग ले रहे थे, कभी डेम्बेले भी लेता है शायद, कभी कभी एम्बापे भी ट्राई कर चुका है आई थिंक 1-2 बार, एंड एम्बापे मेसी के टाइम पे नहीं करता था ना ट्राई कभी। हाँ, फ्री किक तो मेसी लेगा भाई, या फिर नेमार राइट। तो अब वो भी ट्राई करने लग गया, एंड या फिर वरना हकीमी भी ट्राई करते कभी, मतलब एक डेफिनेट फ्री किक टेकर नहीं है इस टाइम पे। तो एंड शॉट्स में भी पीएसजी ने 12 शॉट लिए थे, 5 ऑन टारगेट थे, बट मिलान ने 10 लिए थे और 5 ऑन टारगेट उनके भी थे। अच्छा, तो काफी टाइट गेम था एक्चुअली में, जितना 10 शॉट ले लिए, हाँ 10 शॉट ले लिए एग्जैक्टली, तो काफी तगड़ा था। फिर हम लोग हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम के तुरंत बाद विद इन 5 मिनट्स हम लोग देखते हैं जिरू का गोल आता है। वहां पे भी मैं कॉल आउट करूंगा अपना हकीमी को, क्योंकि राइट विंग से पुलिसिच क्रॉस डालता है रफाइल लियाओ को, रफाइल लियाओ और अपना हकीमी थोड़ा भिड़ते हैं आपस में एंड दोनों गिर जाते हैं। बहुत क्लियर था कि हकीमी को चोट नहीं लगी है, वो उठ के वापस बॉल लेने नहीं जाता, एकदम लूज बॉल थी, कोई था नहीं। थियो हर्नांडेज आता है, यू नो थियो हर्नांडेज कितना ज़्यादा थ्रेटनिंग है क्रॉसेस से, वो तुरंत आता है, फर्स्ट टाइम क्रॉस लेता है एंड क्रॉस एकदम पिन पॉइंट वैसे तो जिरू के पास थी, बट द फैक्ट इज कि उसके आगे स्क्रीनियर था, स्क्रीनियर ने गोल मारा है, बट आई डोंट थिंक कि डिफेंसिवली स्क्रीनियर उतना अच्छा था। अच्छा, द थिंग इज कि जब आपके सामने प्लेयर हो और वो हेडर ले ले तो यू डोंट रियली कॉल आउट द डिफेंडर्स, क्योंकि वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है टेक्निकली। बट अगर आपके पीछे हो और वो हेडर मार दे देन इट्स ऑन यू भाई, आपको मारनी चाहिए थी वो बॉल। तो आई थिंक वहां पे आप क्लियरली स्क्रीनियर को कॉल आउट कर सकते हो, एंड वहां पे हकीमी भी ऑब्वियसली, क्योंकि भाई थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए था, थोड़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी, आपको उठ के बॉल लेनी चाहिए थी, वो लेता नहीं है वो। फिर थियो हर्नांडेज का आई रिमेंबर एक फ्री किक आई थी बहुत तगड़ी 63rd मिनट में, वो जेन्युइनली अंदर जा सकती थी, लाइक प्रॉपर वो मेसीएस्क फ्री किक थी, एकदम कोने में जा रही थी, बट डोनारुमा क्रेडिट टू हिम क्योंकि उसने काफी अच्छा सेव करा है, एंड डोनारुमा को हम कहते नहीं है क्रेडिट टू हिम क्योंकि वो काफी गलतियां करता है उल्टी सीधी। पता है अपेरेंटली मैच होने से पहले जब प्रैक्टिस हो रही होती है ना, तो डोनारुमा के ऊपर फेक वो नोट बना के फेंके गए थे, पैसों के नोट। ओ भाई, जिसमें डोनारुमा की शक्ल थी बीच में। ओ भाई कि बढ़िया, पैसों के लिए पीएसजी गए। हाँ अच्छा, हाँ एसी मिलान और उसका तो वो चक्कर था, ये तो मेरे दिमाग में आई नहीं भाई साहब। नोट्स की फोटो खींच के दिखाई थी, फील्ड पे पड़े हुए थे। बट पता है एक चीज जो थोड़ी सिमिलर थी बारसा से, वो ये थी कि इस गोल खाते ही, जिरू के गोल खाते ही इन लोगों ने भी सब्स्टिट्यूट कर दिए पीएसजी ने, क्योंकि इनको पता चला कि शायद इनका प्लान वर्क नहीं कर रहा, एंड इनने भी 4 ही सब्स्टिट्यूट करे, विच इज ऑल्सो अलॉट, क्योंकि आप 4 सब्स्टिट्यूट एक साथ होते हुए देखते नहीं होते जल्दी गेम में। 4 सब्स्टिट्यूट जो होते हैं, एक होता है कैंगिन ली आता है फॉर विटीनिया, आई थिंक ये इसलिए आया क्योंकि विटीनिया एंड उगारते की जगह फैबियन रूइज आता है, इसलिए आई गेस क्योंकि ये दोनों प्लेयर जो थे वो अटैकिंगली अच्छा करते हैं, स्पेशली विटीनिया क्यों क्रिएटिव आउटपुट देता है, बट डिफेंसिवली दे वर नॉट दैट गुड। तो यहाँ पे आई थिंक ये प्रॉब्ली दिमाग में होगा उसके लूचो के कि मैं इसलिए चेंज करता हूँ ये, ऑल्दो ये भी चीज़ भी उतनी ज़्यादा काम करी नहीं क्योंकि डिफेंसिवली पीएसजी वल्नरेबल थी थोड़ी, एंड एसी मिलान चांसेस क्रिएट कर रही थी। आई थिंक वो पॉइंट होता है ना कि जैसा आप सेकेंड हाफ स्टार्ट करते हो, मोस्टली सेकेंड हाफ वैसा ही जाता है, उसी टीम के फेवर में जाता है। तो एसी मिलान ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, इसलिए वो थ्रू आउट द सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा अटैक करते रहे। एक और जो चेंज होता है वो कोलुमुआनी जाता है और रामोस आता है। कोलुमुआनी आई हैव टू कॉल हिम आउट क्योंकि पूरे गेम में ही वॉज एब्सेंट, कोई भी ऐसा चांस लगा नहीं जो कि कोलुमुआनी फिनिश ऑफ कर सकता था, नाइदर ही वॉज गेटिंग इनटू गुड पोजीशंस। नई जनरेशन आई नकली फिनिशर्स वाली एग्जैक्ट, हाँ एम्बापे भी वैसे, हाँ एक्चुअली में, बट हाँ यार कोलुमुआनी को काइंड ऑफ जस्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि रामोस जस्ट पीछे है उसके। बट टॉकिंग अबाउट रामोस, उसका भी बिल्कुल अच्छा नहीं जाता गेम, इनफैक्ट उसने भी कोई ऐसी गोल स्कोरिंग पोजीशंस में आया नहीं था, एंड इतने सब्स्टिट्यूट हो गए थे। आई थिंक पीएसजी को पेस पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था क्योंकि आप एक साथ ऑलमोस्ट पूरी मिडफील्ड चेंज करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए यूजुअली हम लोग देखते हैं कि मैनेजर्स धीरे धीरे करके चेंजेस लाते हैं क्योंकि वो एकदम गेम अब्रप्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे। एंड यहाँ पे हमने देखा कि पीएसजी का ऐसा टाइम आ गए थे कि आपस में सिंक नहीं बन पा रहा था, लाइक प्लेयर्स पास दे रहे थे बट वो एकदम सही पोजीशन पे पास नहीं दे रहे थे, तो पीछे छूट जा रही थी, थोड़ी आगे दे रहे थे, तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी उनकी। एंड लियाओ का आई हैव टू टॉक अबाउट हिम क्योंकि ही वाज अ मेनेस इन दिस गेम भाई,
जितना अच्छा गेम गया है लिया को, एंड अगेन क्यों अच्छा गया, आई थिंक आई नो वो अपने डे पे अच्छा है, बट एंड फर्स्ट हाफ उसका काफी अच्छा गया था, बट सेकंड हाफ क्यों बेटर हो गया, दैट इज बिकॉज लूकास हर्नांडेस की जगह, जो कि उनका लेफ्ट बैक था, उसकी जगह वो लाते हैं नॉर्डी मुकिएले, जो कि एक्चुअली में राइट बैक है, मे बी थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा फिजिकल है, इसलिए लाए होंगे वो लोग उसको, एंड लूकास हर्नांडेस वाज नॉट हैविंग अ गुड डे ऑफेंसिवली, बट इसकी वजह से वो काइंड ऑफ बैक थ्री जा रहे थे एंड 3-4-3 फॉर्मेशन बन जा रही थी, जहाँ पे हकीमी थोड़ा आगे जा रहा था, विच मीन्स कि राइट पे हकीमी है, उसके आगे लियाओ खेलेगा, लियाओ और थियो हर्नांडेस डेडली डुओ, एंड वो विंग थोड़ा खाली मिल जा रहा था क्योंकि हकीमी काफी आगे चढ़ा हुआ था, इसलिए शायद लियाओ को ज्यादा चांसेस मिल पा रहे थे, थोड़ी ज्यादा स्पेस मिल रही थी ऑपरेट करने के लिए, एंड बहुत अच्छे से उसने वो चीज यूटिलाइज करी है। अराउंड द 85 मिनट आई थिंक एसी मिलान काइंड ऑफ फिगर्ड आउट कि हम लोग जीत जाएंगे मैच, इसलिए लियाओ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी जगह उनका कोई एक यंगस्टर आता है ओका 4 करके, वो भी मैंने तो पहले कभी नाम नहीं सुना इसका, उसके पास जनरली 2 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी टू स्कोर, तो वो एक्चुअली में स्कोर और ज्यादा दिख सकता था हमें, बट अल्टीमेटली एंड एक और चांस आया था कैंगन ली का, वो भी पोस्ट पे हिट करता है, लाइक कट इन करता है बॉक्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से और पोस्ट पे हिट हो जाती है, बट अल्टीमेटली एसी मिलान जीत जाती है अपनी होम ग्राउंड पे 2-1 की स्कोर लाइन से, एंड यहाँ पे भी बस जल्दी से एक बार हम लोग टेबल देखें इनकी, डॉर्टमुंड न्यूकासल से जीत गई थी, तो वो अब टॉप पे है 7 पॉइंट के साथ, पीएसजी 6 पॉइंट के साथ सेकंड पे, एसी मिलान 5 पॉइंट के साथ थर्ड पे है, एंड न्यूकासल 4 पॉइंट्स के साथ लास्ट पे। तुमने रिसेंटली कहा था कि डॉर्टमुंड लास्ट आएगी भाई साहब, सब 1-1 पॉइंट पीछे हैं, अब 2 गेम बचे हैं ग्रुप स्टेज खत्म होने में, लिटरली हर गेम में वो बदल रहा है टेबल, हर गेम में अभी भी कंटिन्यूसली बदलेगा ही बदलेगा, सो वी कांट रियली से, अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि पीएसजी करेगी क्वालिफाई नहीं करेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे, तो लूचो के लिए भी थोड़े हार्ड टाइम्स है भाई, एंड ही हैव टू फिगर आउट कि कैसे उनको, क्योंकि परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं थोड़ी इंप्रूव हो रही है पीएसजी की, बट वो विंस में जब तक आप नहीं लेके आओगे तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। जल्दी से अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की, अगेन वहाँ पे उनने दे हैव रन राइट वहाँ पे, एंड हमें दिख गई कि कैसे डोमिनेट करती है मैनचेस्टर सिटी। मतलब वही ना, पहली बात तो जो उनकी टीम थी वो एकदम प्रॉपर ए टीम नहीं थी, ऑल दो स्टोन्स वगैरह वापस आ गए थे फाइनली। एक जो इंटरेस्टिंग चेंज था वो था अकांजी, जस्ट गेम से पहले एक बार उसको इंजरी हो गई, कोई एंकल में कुछ शायद ट्विस्ट हो गया, तो उसके चलते वॉकर को लाना पड़ा, बट वही था टिपिकल 3-2-4-1 फॉर्मेशन। व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज कि जिनका पहला फिक्सचर हुआ था जब यंग बॉयज से घर पे हुआ था, उसका फर्स्ट हाफ 0-0 पे खत्म हुआ था, एंड यंग बॉयज वर डूइंग डिसेंटली वेल, बट यहाँ पे क्योंकि एंड रिजल्ट अल्टीमेटली उस गेम का 3-1 शायद कुछ था, तो इन लोगों ने ना समझ लिया कि सिटी घर पे तो और डोमिनेट करेगी, तो इन लोगों ने फॉर्मेशन निकाली 5-4-1 की, बिछे जाओ पीछे एकदम पूरा, घुस जाओ अपनी बॉक्स के अंदर, कि पूरा डिफेंसिव ऑल आउट डिफेंसिव नहीं जाएंगे हम लोग, और उसके चलते हुए इतना बोरिंग गेम हुआ है ना, इससे मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा देखने का, इतना ज़्यादा बोरिंग गेम हुआ है। एंड ये चीज़ मतलब मैं स्टैट्स ही दिखा दूंगा, सब कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले हाफ में 70% पोजीशन था सिटी का, 9 शॉट्स लिए 6 ऑन टारगेट, उन लोगों ने 0 शॉट्स अटेम्प्ट ही करे। ओके, अब पूरे गेम में 0 शॉट्स अटेम्प्ट करे हैं? हाँ, इतना गंदा गेम था भाई साहब, इतना वन साइडेड गेम था। गेम एंड होते होते सिटी का पोजीशन 70 से भी ऊपर निकल गया था, तो मतलब पूरी बॉल उनके पास ही है, और 27 शॉट्स थे, और उनके 0 शॉट्स टेकन थे, टारगेट तो 0 हो गई ऑफ कोर्स, 0 टेकन, तो इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस में क्या ही एनालाइज करता है, राइट। ऑल्दो आई थिंक अल्टीमेटली जो स्कोर लाइन रहा है वो उससे ज़्यादा भी हो सकता था इजीली, एटलीस्ट 2-3 गोल और मार सकती थी सिटी। मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ, 6 मिनट के अंदर ही लुइस के पास एक चांस था जो कि ओपन गोल था काइंड ऑफ, बट बेनीतो ने गोल लाइन क्लियरेंस कर दी, कीपर वाज नॉट इन द फ्रेम, क्रेडिट टू हिम, बट वो गोल हो सकता था। उसी के 10 मिनट बाद एक फ्री किक से चांस बना था, उसका रिबाउंड भी आता है फोर्डन के पास, वो भी गोल नहीं हो पाता। तो दे वर नॉकिंग एट द डोर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। उसके बाद अल्टीमेटली एक पेनल्टी मिल जाती है जो कि हालैंड बहुत ही एफिशिएंटली कन्वर्ट करके देता है, फुल क्रेडिट टू हिम। बट फिर ग्रीलिश एक असिस्ट बना के देता है फोर्डन को, जो कि एकदम डेड एंगल से कर्लर मारता है, और सिटी का दूसरा गोल भी आ जाता है विद इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। और यहाँ से आपको पता ही था कि गेम खत्म हो चुका है। अब बात है कि कौन कितना ऐड कर सकता है इसके ऊपर, बिकॉज सेकंड हाफ में भी ना ऐसा लगा ही नहीं कि यंग बॉयज ट्राई कर रहे कि हम गेम को इक्वलाइज करने तो जाए, व्हिच इज वेरी सैड टू सी, बिकॉज द काइंड ऑफ न्यू ना कि भाई क्या क्वालिटी का डिफरेंस है। मतलब हालैंड वगैरह को तो 60 मिनट के आसपास ही सब्स्टिट्यूट कर दिया था, स्टोन्स वगैरह सबको हटा दिया था, ओके, डोकू वगैरह आ गए थे बाद में, एंड दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड एटलीस्ट 2 more गोल्स। अल्टीमेटली हालैंड भी सब होने से पहले एक बहुत तगड़ा गोल मारता है
जो कि लेफ्ट फुटेड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स से राइट साइड पे मारता है बैंगर एक। ओके तो शॉट पावर दिख रही थी उसमें कितनी तगड़ी थी, और कीपर को फार पोस्ट पे बीट कर दिया। आई थिंक अनदर ग्रेट स्ट्राइक बाय हालैंड, जिसका हम कह रहे थे कि अभी बीच में थोड़ा सा रफ ड्रॉट चल रहा था। अब यूसीएल के उसके पिछले 2 गेम्स में 4 गोल हो चुके हैं, और वो दोनों गेम्स से पूरा खेला भी नहीं है। Right. उसमें सब इन होके आया था, इसमें सब आउट हो गया। तो दैट इज हालैंड फॉर यू यार। और एज फार एज द फुल गेम इज कंसर्न्ड, इट वाज कंप्लीटली सिटी। देयर इज नथिंग मच टू एनालाइज ऑन दिस। आई थिंक एक ही मेन पॉइंट होगा जो कि सिटी फैंस के लिए बेसिकली होगा, क्योंकि वी नो कि सिटी कितना अच्छा खेल रही है, हालैंड भी अच्छा खेलने लग गया। अब इज द पॉइंट कि डिड ग्रीलिश हैव अ गुड गेम? आई थिंक मच बेटर देन व्हाट ही हैज हैड रिसेंटली। ओके, तो वो तो फॉर श्योर, बिकॉज जो पहला जो चांस था जो कि मैंने लुइस के लिए कहा था, वो भी ग्रिलिश ने बना के दिया था। फिर फोर्डन का भी चांस ग्रिलिश ने ही बना के दिया है, एंड ही वाज लुकिंग लाइक ही विल डू समथिंग ऑन द वे। ऑल्दो अब आप ऑपोजिशन को भी क्वेश्चन कर सकते हो, प्रीमियर लीग में से बहुत बेटर टीम्स मिलेंगी आपको, बट ऑल इन ऑल एवरीबडी वाज टिकिंग द बॉक्स। डिफेंसिवली सुपर सॉलिड। जब 0 शॉट्स टेकन ही है तो आप समझ जाओ कि डिफेंस कितना स्ट्रांग था आपका, कि आप इस सिचुएशन में आए ही नहीं कभी कि वो शॉट लेने की नौबत भी आए। राइट। तो इस लेवल का तो डिफेंस था। और वही यार, स्मूथ बॉल प्लेइंग, इतना इजी ट्रांजिशंस, देवर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल फॉर सिटी। दे वर रनिंग द गेम। स्टैट्स डोंट लाई इन दिस मैटर, एंड इफ एनीथिंग दे शुड हैव स्कोर्ड अ कपल ऑफ मोर गोल्स। राइट। बट एक हिस्टोरिक चीज हुई है यहाँ पे, दे हैव नाउ ऑफिशियली स्कोर्ड 250 UCL गोल्स मैन सिटी ने। ओके, ओनली द 12th टीम एवर और फास्टेस्ट टीम टू 250 गोल्स। अच्छा, ओ 119 गेम्स में। ओके, 119 गेम्स इज क्रेजी, मतलब ऑलमोस्ट 2 गोल से ज्यादा मार रहे हो हर गेम में। राइट। तो शाउट आउट टू गॉर्डियोला एज वेल भाई, इसमें बहुत बड़ा हाथ गॉर्डियोला का भी है, एंड हालैंड का भी होगा आई एम श्योर आगे जाकर। बट हाँ यार, मतलब बिकॉज समिंग अप दिस परफॉर्मेंस, हमने भी रिसेंटली देखा था कि प्रीमियर लीग में ये लोग कुछ मैच में स्ट्रगल भी कर रहे थे, जहाँ पे ये लोग सरप्राइजिंगली हार गए थे, कैराबाओ कप में भी हार गए थे, एंड देन दे कम अप विद दिस परफॉर्मेंस इन द UCL, जहाँ पे इनके पूरी टीम खेल भी नहीं रही है। इट इज काइंड ऑफ लाइक इनके 2 फेसेस हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हेन इट ट्रूली मैटर्स द बेटर फेस टर्न्स अप, ऐसा लगता है मुझे। डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट? आई थिंक एज अभी तक भी हम लोग देखें तो इस टाइम पे भी कोई मुझसे पूछेगा कि UCL जीतने के लिए कौन फेवरेट्स है, इनफैक्ट नॉट जस्ट UCL, अगर कोई मुझसे ये भी बोल दे कि ट्रेबल जीतने के लिए कौन फेवरेट्स है इस टाइम पे, दैट इज ओनली मैन सिटी। पूरे वर्ल्ड में ऐसा इस टाइम पे और कोई क्लब है नहीं जिसको कोई भी विश्वास दे कह सकता है कि ये टीम जो है UCL जीत जाएगी। इट इज ओनली मैन सिटी, एंड बाय अ ह्यूज मार्जिन। ना बायर्न का इस टाइम पे कोई ऐसा कह सकता है कोई भी फैन, ना मैड्रिड का कोई ऐसा फैन कह सकता है, ना बार्सिलोना का कोई ऐसा फैन कह सकता है। इट इज जस्ट मैन सिटी, एंड दैट जस्ट टेल्स यू द फैक्ट। क्योंकि जब भी हम कोई गंदी परफॉर्मेंस भी देखते हैं ना, कोई भी मैन सिटी का फैन ज्यादा परेशान होता ही नहीं होगा। यहाँ बारसा मैड्रिड में तो लाले पड़े होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, चाबी आउट, चाबी आउट। यहाँ पे सबको पता है कि ये मैच गंदा गया है, गॉर्डियोला विल लर्न फ्रॉम दिस एंड ऑब्वियसली इंप्रूव इन द नेक्स्ट मैच, या फिर दिस इज जस्ट एन ऑफ डे, वरना टीम अच्छा खेलेगी। तो जो रेपुटेशन बनाई है सिटी ने एज अ क्लब भी इस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली गॉर्डियोला, ह्यूज क्रेडिट टू देम। एंड 12 पॉइंट ले चुके हैं वो इस टाइम पे, बहुत क्वालिफाई कर चुके हैं बहुत इजीली। आई थिंक वो अल्टीमेटली पूरे सारे पॉइंट्स के साथ ही निकलेंगे, 18 पॉइंट्स के साथ। आई थिंक दे शुड गो टू सेमीज एट लीस्ट। सिटी ना, हाँ, इजीली। आई थिंक उससे पहले होगा तो अपसेट ही होगा। इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट अगर क्वार्टर्स में बाहर हो जाए। डेफिनेटली राउंड ऑफ 16 तो मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ। दे शुड एटलीस्ट बी गोइंग टू द सेमीज, और फिर उसके बाद से तो फिर उस दिन की बात होती है, कहीं मिनट पागल हो गई आउट ऑफ नोवेयर, राइट, मॉडरेट सेंटर फॉरवर्ड बन के गोल मार रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते। बट ऑल इन ऑल यार, फुल क्रेडिट टू गॉर्डियोला एंड ऑल द प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है होम गेम में, व्हेन इट ट्रूली मैटर्ड, वो दिखता है भाई कि कितना भी ढीले पड़ जाओ, बट जब UCL आ रहा है तो फिर वो, और ये चीज़ हमने देखी है ना सिटी के साथ रिसेंटली, इन रिसेंट ईयर्स जब बाहर हो जाती थी आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा लगता था कि कैसे हार गए वो चीज़ लोगों ने टाइट कर रखी है पिछले 1 साल से, राइट, तभी UCL जीते भी, और इस साल भी फेवरेट्स में रहेंगे फॉर श्योर। बट हाँ यार, टू सम इट अप, आई थिंक वंस अगेन अ हिस्टोरिक डे फॉर UCL एज वेल। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स टूटे, काफ़ी सरप्राइजेस आए। अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप कौन सा लग रहा है? PSG वाली? डेफिनेटली, इजीली, बहुत इजीली सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप वही है। एंड बिफोर यू अल्टीमेटली एंड द पॉडकास्ट, लेट मी जस्ट गो थ्रू द बाकी रिमेनिंग मैचेस जो थे। एथलेटिको 6-0 जीतती है सेल्टिक से, 6-0 भाई साहब, जिसमें ग्रीजमैन फाइनली डूइंग समथिंग इन यूरोपा। यूरोपा कह रहा हूं, सॉरी, यूरोप, UCL। हाँ, ग्रीजमैन मोराटा दोनों की ब्रेस देखने को हमें मिलती है। लाजियो फाइनोड का मैच होता है जो कि लाजियो 1-0 जीत जाती है। भाई इज ग्रीजमैन द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन यूरोप? हाँ, ओ भाई, आई थिंक हो सकता है वैसे, जिस तरीके उसका सीजन जा रहा है, बट
हाँ आई थिंक टॉप 3 हो सकता है, टॉप 5 आई थिंक मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, टॉप 3 मैं हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इज बिलिंगम। अच्छा ओके लाज़ियो 1-0 जीतती है, लाइप्जिग 2-1 जीत जाती है रेड स्टार बेलग्रेड से, तो प्रॉब्ली इस टाइम पे सिटी के बाद सेकंड फिनिश लाइप्जिग ही करेगी, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी राउंड ऑफ 16 के लिए। पोर्तो 2-0 जीतती है एंटवर्प से, जिसके बाद से उनका लेवल पॉइंट्स आ गए हैं बार्सा के साथ एंड जीडी भी लेवल हो चुका है, तो नेक्स्ट मैच देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड फाइनली ऑब्वियसली डॉर्टमुंड न्यूकासल से 2-0 जीतती है। भाई आई जस्ट होप न्यूकासल समहाउ मैनेजेस टू फिनिश इनसाइड द टॉप 2, क्योंकि आई रियली वांट देम टू क्वालिफाई, जैसी उनकी स्टोरी है, PSG बाहर हो जाए कैसे भी करके। बट हाँ इस टाइम पे न्यूकासल लास्ट पे है 4 पॉइंट के साथ, एंड डॉर्टमुंड इस विन के बाद से टॉप पे आ गई है विद 7 पॉइंट्स। बाकी भाई दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट में और भी मजा आया, क्योंकि मैड्रिड का मैच होगा एंड यूनाइटेड का मैच होगा भाई, सबसे अच्छा मैच वो होगा देखने वाला। और इंडिया का लास्ट गेम भी है जो वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज है, उसको प्रीव्यू भी करना है हम लोगों को, उसकी बात भी करेंगे के साथ एग्जैक्टली। बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा भाई, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड कमेंट करके बताइएगा जितने भी हमने, क्योंकि आज काफ़ी कंट्रोवर्शियल टेक्स रहे हैं चीज़ों पे, तो जो भी आपका ओपिनियन है वो सब हमें बताइएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, आपके लिए अगली बेस्ट वीडियो होनी चाहिए, वो आपको यहाँ दिख जाएगी, तब उसको जाके देखिए, उस पर भी कमेंट करिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी सुन।